बायोमोलिकुलर इंटरेक्शन कहानियां कि यहाँ पे एक थिन मेटल प्लेट होता है और यहाँ पे बायोलॉजिकल सैंपल है। अब कोई भी रेज जो इस तरीके से जाता है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि बाहर निकल जाए, बट यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट करेगा, जिस एंगल से यहाँ पे मुड़ेगा वर्टिकल से उसी एंगल से बाहर जाएगा। मतलब थीटा थीटा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में, इधर जितना थीटा से वो इस एंगल पे इंटरेक्ट करेगा उतना ही थीटा से इधर से निकल जाएगा। यही होता है, तो थीटा इज अ रिफ्लेक्शन एंगल। यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन एंगल है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन एंगल डिसाइड होता है यहाँ पे जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, उनमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मेटल में उनसे डिसाइड होता है। अभी प्रोटीन प्रोटीन का कोई इंटरेक्शन नहीं है, एंड देयर इज नो इंटरेक्शन, नो चेंज इन द रिफ्लेक्शन एंगल एज वेल एज इंटेंसिटी। बट अगर यहाँ पे जो है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हुआ, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ, दो प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट किए, ये अब जब जैसे प्रोटीन और प्रोटीन इंटरेक्ट करते हैं यहाँ पे कुछ बॉन्डिंग करते हैं, कुछ एनर्जी जो है वो यूज करते हैं, एंड ड्यू क्योंकि बॉन्डिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई भी बॉन्ड हो उसमें, चाहे वो पार्शियल बॉन्ड ही क्यों ना हो, डाइपोल ही क्यों ना हो, लेकिन इन्वॉल्व तो इलेक्ट्रॉन का होता है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा, और अगर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन हो रहा है, सो ड्यू टू द नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन ये इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के इम्बैलेंस इन्वॉल्वमेंट, या दूसरे शब्दों में बोलो तो इम्बैलेंस होंगे, एक थोड़ी बहुत इम्बैलेंस होगा तभी तो जाके बॉन्डिंग होगी। और ड्यू टू दिस इम्बैलेंस यहाँ पे जो लोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन था इसमें डी लोकलाइजेशन होगा। ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल, ये एक मेटल प्लेट है, उस मेटल प्लेट में ऐसा कंडीशन होगा। अब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एंड अब यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिफ्लेक्शन अभी लाइट का हो रहा था वो चेंज हो जाएगा। तो लाइट जो है यहाँ से इस तरीके से जाएगा, एंड सेम जो है आपके पास एक इस तरीके का एंगल था, सेम एंगल की बजाय वहां से थोड़ा सा वो डेविएट हो सकता है, लाइक दिस वन। और यहाँ पे जो एंगल था थीटा और थीटा वो चेंज हो गया, इट्स नॉट थीटा इट्स थीटा प्राइम। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन जो लाइट है उस रिफ्लेक्शन एंगल चेंज हुआ, रिफ्लेक्शन एंगल चेंज हो गया, एंड साथ ही में जो है वो रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी भी चेंज हो गई। एंड नाउ हमारे पास ये जाएगा ऑप्टिकल डिटेक्टर के पास, और वो ऑप्टिकल डिटेक्टर जो है इस लाइट इंटेंसिटी और रिफ्लेक्शन एंगल को देख के ये बताएगा कि हाँ यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। दिस इज एसपीआर। तो ये है सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस। बेसिकली क्या कर रहा है कि जो सरफेस है मेटल सरफेस, उसी पे जो बेसिक दो प्रोटीन इंटरेक्शन हो रहा है उसी में जो इलेक्ट्रॉन का लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन हो रहा है उसी की वजह से क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन एंगल या रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी में चेंज हो रहा है, और वही आपको बता रहा है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस इज अ बेसिक थिंग। क्योंकि जब भी हमें पता होता है कि कोई पर्टिकुलर सरफेस जो है वो किसी भी ग्लास प्लेट या मेटल प्लेट से होकर जाता है, जैसे लो डेंसिटी से हायर डेंसिटी में जाएगा तो बेंड करता है, वैसे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होगा तो डेंसिटी चेंज होती है, तो वहां पे जो एंगल होता है वो डेविएट करता है, और ड्यू टू दिस वन यहाँ पे हम चेंजेस जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, सो ये कंडीशन किया जाता है। कमाल की बात ये है कि आपके पास सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस में अभी तक हमने जितने भी इंटरेक्शन देख रहे थे हमें कोई ना कोई लेबलिंग करनी पड़ रही थी, चाहे ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम हो, चाहे आपके पास ये एक ऐसा पर्टिकुलर टेक्निक है जिसमें हमें कोई लेबलिंग की जरूरत नहीं है, हम नेचुरल एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन चेक कर सकते हैं। सो इस एसपीआर को कभी कभी क्या बोला जाता है कि इट्स द लेबल्ड फ्री टेक्निक। क्या ये एक लेबल्ड फ्री टेक्निक है जिसमें कि कोई लेबलिंग वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं है एसपीआर। समझ में आ रहा है क्या, कोई लेबलिंग ज्यादा जरूरत करनी नहीं। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, बायोमोलिकुलर इंटरेक्शंस को स्टडी करने, लेबल फ्री टेक्निक टू स्टडी बायोमोलिकुलर इंटरेक्शंस। जो बायोमोलिकुलर इंटरेक्शंस होते हैं उनको स्टडी करने के लिए ये एसपीआर यूज होता है। ठीक है, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन देखिए, चलो डन ऑलरेडी। ठीक है भाई, एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन माइक्रोएरे। डीएनए माइक्रोएरे पढ़ा हुआ था, वैसे तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यूज किए जाते हैं कुछ कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में, ठीक है ना, बट स्टिल जैसे कि हमने डीएनए माइक्रोएरे पढ़ा था वैसे यहाँ पे प्रोटीन माइक्रोएरे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग माइक्रोएरे। हम पहले डीएनए को सीक्वेंसली अरेंज करते थे, यहाँ पे हमने एक एंटीबॉडी का चिप या एंटीजन का चिप या प्रोटीन का चिप या लिगेंड का चिप या कार्बोहाइड्रेट हर किसी का चिप तैयार कर लिए, और उससे अगर हम एंटीबॉडी से एंटीजन या कुछ चेक करना है तो हम इंटरेक्शन चेक कर सकते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी चेक करना है वो कर लीजिए, प्रोटीन का लेबल प्रोटीन से चेक करना है वो कर लीजिए, प्रोटीन का लाइपोसोम से चेक करना है प्रोटीन लाइपोसोम, प्रोटीन का ड्रग से करना है प्रोटीन ड्रग इंटरेक्शन, प्रोटीन का एंजाइम से करना है एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। तो कोई भी इंटरेक्शन जो आसानी से आप कर सकते हैं, चाहे आप एंटीबॉडी एंटीजन प्रोटीन लिगेंड कार्बोहाइड्रेट कोई भी इंटरेक्शन प्रोटीन माइक्रोएरे में कर सकते हैं। आप सिंगल केसेस में प्रोटीन को रखिए और दूसरे प्रोटीन को लेबल प्रोटीन को भेज दीजिए। अब जहां जहां प्रोटीन का इंटरेक्शन होगा वहां पे लेबलिंग आपको दिख जाएगी, सिंपल। तो कोई प्रोटीन लिपिड से इंटरेक्ट कर रहा है, कोई प्रोटीन जो है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वही आपका प्रोटीन माइक्रोएरे। आपने प्रोटीन को एक चिप पे फिक्स कर लिया, अब वो प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, लिपिड है, ये वो प्रोटीन एंटीबॉडी है, एंटीजन है, या कोई भी लिगेंड है, रिसेप्टर है, वो सारे इंटरेक्शंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर अ पीस ऑफ ग्लास, ठीक है, ऑन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन आर फिक्स्ड एंड सेपरेट एट अ सेपरेटेड लोकेशंस इन द ऑर्डर्ड मैनर, एंड लेबल्ड सैंपल्स आर एडेड, लेबल्ड सैंपल्स ऐड करेंगे, एंड इंटरेक्टेड प्रोटीन रिमेन आफ्टर द वॉशिंग, वो रहेंगे और वो जो है आपको विजुअलाइजेशन होगा। ये आपका बेसिक प्रिंसिपल, दिस इज द प्रोटीन माइक्रोएरे। एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज योर पुल डाउन एसे, पढ़ा कभी? अच्छा, एक आता है क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, हैव यू हर्ड अबाउट दैट? ठीक, क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन ये वो चिप नहीं है जो कि आप लिख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, इसका नाम में हमेशा आईपी कैपिटल होगा। दिस आईपी शुड बी कैपिटल, इट शुड नॉट बी योर स्मॉल। CH फॉर क्रोमेटिन एंड आईपी, ये वो चिप से अलग है जो हमने आपको अभी बताया था प्रीवियस में। कोई बोला सर आपने पढ़ाया था, अरे भैया ये अलग है, ये क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन में आईपी अलग है और वो बायो चिप था वो अलग था, इसका मैकेनिज्म पूरा अलग है। ये चिप जो है वो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन बेस्ड टेक्निक है, इसमें हम किसी भी पर्टिकुलरली क्रोमोसोमल या जो भी डीएनए उनको आइसोलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम करते हैं। समझिए कि मेरे पास एक सेल है, अब सेल जो है आपने क्या किया कि सेल के अंदर डीएनए है, डीएनए को एक स्पेसिफिक प्रोटीन से क्रॉस लिंक करा दिया, ठीक है ना।
तो चिप में आपने क्या किया कि दिस इज क्रॉस लिंकिंग ऑफ अ प्रोटीन, हम इस प्रोटीन से क्रॉस लिंक क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इसी प्रोटीन के अगेंस्ट हम एंटीबॉडी यूज करेंगे। तो क्रॉस लिंक विद अ प्रोटीन विद अ स्पेसिफिक और डिजायर्ड विद अ नोन प्रोटीन, आपने एक नोन प्रोटीन से इसको क्या किया, क्रॉस लिंक करा दिया। जैसे सीबीपी, कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कोई एक ऐसा प्रोटीन जिसके पास डीबीडी हो, डीएनए बाइंडिंग डोमेन हो, तो वो इससे जुड़ जाएगा, लिंक हो गया। एंड देन आफ्टर दैट यू हैव डन द सेलुलर लाइसिस। टू लाइसिस द सेल यू कैन यूज एंजाइम, यू कैन यूज टेम्परेचर और एनी पर्टिकुलर मेथड। आपने अल्टीमेटली सेल लाइसिस कर दी एंड ड्यू टू द सेल लाइसिस द ऑल जीनोम विल बी फ्री। अब उस ऑल जीनोम में कुछ ऐसे डीएनए होंगे जो नॉन क्रॉस लिंक्ड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नॉन क्रॉस लिंक्ड होंगे, जिनमें क्रॉस लिंकिंग होगी नहीं, जिसके लिए जहां पे वो प्रोटीन बाइंड किया ही नहीं होगा, जिसके लिए हमने डिजायर्ड प्रोटीन को भेजा था। और कुछ ऐसे होंगे जो डिजायर्ड होंगे, जो क्रॉस लिंक्ड होंगे, जिनमें हमारा वो प्रोटीन बाइंडेड होगा, क्रॉस लिंक्ड विद योर प्रोटीन। ठीक है ना। अब नॉन क्रॉसलिंग और क्रॉसलिंग को अलग कैसे करें, हम जो क्रॉसलिंग है प्रोटीन, उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बना दी। तो हमने एंटीबॉडी प्रिपेयर किया अगेंस्ट द क्रॉसलिंग प्रोटीन, अगेंस्ट द क्रॉसलिंग प्रोटीन्स। अब इस क्रॉसलिंग प्रोटीन्स के अगेंस्ट आपने इस एंटीबॉडी को दिया, ये एंटीबॉडी उन्हीं क्रॉसलिंग प्रोटीन से बाइंड करेगा, बाकी नॉर्मल अनक्रॉसलिंग डीएनए से बाइंड नहीं करेगा। अनक्रॉसलिंग डीएनए वॉश आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, जबकि जो क्रॉसलिंग डीएनए है वो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन चला जाएगा। तो एक्चुअली में ये डीएनए या क्रोमेटिन को हम इम्यून सेल्स की वजह से प्रेसिपिटेट डाउन करें, सेटल डाउन करें, एंड दैट्स व्हाई दिस टेक्निक इज नोन एज क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। ये क्रोमेटिन है और उसको हम इम्यून सेल्स की मदद से प्रेसिपिटेट कर लिया, तो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। अब इम्यूनो प्रेसिपिटेशन के बाद आपने डीएनए आ गया, इस डीएनए के पास एंटीबॉडी भी है और साथ में वो प्रोटीन भी है। अब इस दोनों को हटाना है, तो आपने क्रॉसलिंग को रिवर्स कर दिया, जैसे आपने बाइंड कराया था हटा दीजिए, तो हट जाएगा ये प्रोटीन, तो आपका डीएनए या क्रोमेटिन आ गया। अब इस क्रोमेटिन में जो भी चेंजेस है, जो भी स्टडी करनी है, आप आसानी से कर सकते हैं। सो डीएनए प्यूरिफिकेशन कर लीजिए, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डीएनए फॉर योर एनालिसिस। तो क्रोमेटिन प्यूरिफिकेशन या क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिन को यूज करने के लिए किया जाता है। अगर कहां पे कोई चेंजेस है, हमने उस चेंजेस के लिए प्रोटीन दे दिया, अब वो प्रोटीन जहां जहां डीएनए के सेगमेंट पे बाइंड करेगा, वही प्रोटीन हम आइसोलेट करके उनकी स्टडी कर सकते हैं। सो दैट क्या होगा कि हमें उस सेगमेंट ऑफ डीएनए की स्टडी कर सकते हैं जो एक्चुअली हमारा डिजायर है। पूरे डीएनए को लेने की जरूरत नहीं है, या पूरा डीएनए आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन यूज द क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। क्रॉसलिंक किया विद प्रोटीन, सेल लाइसिस किया, तो जिसमें कुछ क्रॉसलिंक होंगे, कुछ नॉन क्रॉसलिंक। क्रॉसलिंक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी यूज किया, जो कि उस एंटीबॉडी, उस प्रोटीन से एंटीबॉडी बाइंड करके प्रेसिपिटेट डाउन कर देगा। नॉन क्रॉसलिंक वॉश आउट हो जाएंगे। अब इम्यूनो प्रेसिपिटेशन के बाद आप वॉश करके सब रिमूव करके इन्हीं जो स्पेसिफिक डीएनए से विद प्रोटीन आपने आइसोलेट कर लिया, इनसे रिवर्सल करके बाकी एंटीबॉडी और प्रोटीन को हटा दिया और फिर डीएनए को लेकर अपना काम कर लिया। दिस इज द केस। ये चीज यहाँ पे भी है, क्रॉसलिंक विद द प्रोटीन टू द डीएनए। अब डीएनए कुछ से बाइंड करेगा, कुछ वो प्रोटीन कुछ सेगमेंट ऑफ डीएनए से बाइंड है, कुछ नहीं। आपने क्या किया, शेयर कर दिया डीएनए को, इसके अगेंस्ट आपने इम्यून सेल्स यूज किया, देन आपने रिवर्स किया क्रॉसलिंक को और फिर उसकी स्टडी कर ली। दैट्स द सिंपल केस। ऐसे क्रोमेटिन के साथ साथ आप आरएनए इम्यूनो प्रेसिपिटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आरएनए इम्यूनो प्रेसिपिटेशन कर लीजिए, ये डीएनए का था, अब आप क्या करेंगे, क्रॉसिंग द प्रोटीन टू द आरएनए, और उसके बाद जो है फिर डीएनए से टू रिमूव करके आप डीएनए को हटा दीजिए और फिर जो है आरएनए को यूज करिए, आरएनए को प्रेसिपिटेट डाउन करिए, फिर हटाइए, फिर करिए। यहाँ पे बस स्टेप क्या जाता है कि जब हम डीएनए को एलिमिनेट कर आरएनए को करना होता है, तो हम एक स्टेप में डीएनए यूज कर लेते हैं, ताकि जो डीएनए है वो गायब हो जाए, सिर्फ आरएनए बचा है। और आरएनए को फिर हम प्रेसिपिटेट डाउन करेंगे, क्रॉस रिवर्सल करेंगे और फिर काम करेंगे। दैट्स आरएनए इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। इसको हम दूसरे शब्दों में रिप बोलते हैं। सो दिस इज योर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन प्रोसेसेस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। चलिए, आप पिछले मंथ अप्रैल मंथ की पढ़ाई में बात करी थी, बहुत अच्छा है, आपको याद है, ऐसे याद किए रहिए और सीएसआईआर में अप्लाई करके क्रैक करिए। विल सी यू ऑन द मंडे। कल और परसों जो है मैं आपके साथ जुड़ूंगा नहीं, मंडे अब मैं जुड़ूंगा और मंडे को हम कुछ और चीजें सीखेंगे। ठीक है। प्रीवियस जितना भी पढ़ाया गया टॉपिक है वो रिकॉल करके आइएगा। यूनिट नंबर 13 का मतलब टेक्निक्स का जो है सारा टॉपिक रिकॉल करके आएंगे, क्योंकि मैं मंडे को टेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो गेट रेडी फॉर दैट। जितना भी पढ़ाया यूनिट नंबर 13 रिवीजन करके आना है, अगर आना है तो। मंडे देयर विल बी अ टेस्ट। बाय बाय। हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस पर्टिकुलर सेशन में। होप आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। कैसे हैं आप लोग? मस्त है, बढ़िया। सो रिवीजन करके आए, टेस्ट शुरू किया जाए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डीएनए एज वेल एज द प्रोटीन सीक्वेंसिंग। डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंसिंग के ऊपर जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं। मैंने प्रोटीन सीक्वेंसिंग के ऊपर ऑलरेडी बात किया हुआ बायोकेमिस्ट्री में, इफ यू रिमेंबर दैट। बायोकेमिस्ट्री में एंजाइमेटिक एनालिसिस हमने बात कर रखी है कि वही सीक्वेंसिंग का पार्ट ही था कि हमने एन टर्मिनल सीक्वेंसिंग भी पढ़ा हुआ है, सी टर्मिनल सीक्वेंसिंग भी पढ़े हुए हैं, सैंगर मेथड हमने पढ़ा है, एडमंड मेथड हमने पढ़ा है ना, एडमंड डिग्रेडेशन मेथड जो एडमंड मेथड था। प्रोटीन सीक्वेंसिंग में कौन कौन से मेथड आ रहे थे? एफडीएनबी, कुछ लोग यस यस बोले जा रहे हैं, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। पीआईटीसी, डेंसाइल क्लोराइड, ठीक है ना। एफडीएनबी जो मेथड था यही आपका सैंगर मेथड होता है।
PITC मेथड ही आपका एडमेंट मेथड होता है। इसको हम सेंगर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं, इसको एडमंड्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं, और टेंसाइल क्लोराइड होता है। ये कंडीशन आपके साथ पाया जाते हैं। बट इन केस ऑफ डीएनए, अब डीएनए के केसेस में भी सीक्वेंसिंग में कुछ मेथड्स पाए जाते हैं और कैसे हम इसको सीक्वेंसिंग करते हैं। याद रखें प्रोटीन की सीक्वेंसिंग जो है आपको यूनिट नंबर 1 से ही मिलेगी। आप लोग वहां से रेफर करेंगे अगर आपको पढ़ना है तो, और आपने अगर यूनिट 1 नहीं पढ़ी है तो आप पूरे कोर्स को देख सकते हैं या इस लेक्चर को जाकर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। फिलहाल के लिए जो हम डीएनए इंटरेस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग के ऊपर। सीक्वेंसिंग क्या है? सीक्वेंसिंग क्या है? ऑर्डर एनालिसिस। एक न्यूक्लियोटाइड के बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बाद तीसरा, तीसरे के बाद फोर्थ, किस ऑर्डर में अरेंज्ड है आपके न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर, हम उनके बारे में जो है अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो वही होता है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का मतलब ये है टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ अ डीएनए और आरएनए और न्यूक्लियोटाइड। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस, सीक्वेंस को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, अब ये सीक्वेंस जो है किस तरीके से बेस पेयर अरेंज्ड है। अब ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का हमें पता करना, वो किसी भी फॉर्म में अरेंज होते हैं, किसी भी पैटर्न में अरेंज होते हैं। क्यों जरूरत है सीक्वेंसिंग की, आपको बहुत बेहतर पता है। हमें सीक्वेंसिंग अगर पता होगी तभी हम प्राइमर डिजाइन कर सकते हैं, पीसीआर रन कर सकते हैं, बहुत सारी एनालिसिस भी कर सकते हैं आफ्टर नोइंग द सीक्वेंसेस। जब हमें पता ही नहीं होगा कि किसी भी पर्टिकुलरली बेस पेयर में या न्यूक्लियोटाइड में किस ये सेगमेंट कौन से बेस पेयर का बना है, तो इसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना, कुछ भी कहना बड़ा ही इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। सो टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन, टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग, ये सारी चीजें समझने के लिए जो है सीक्वेंसिंग जो है वो परफॉर्म किया जाता है। फिलहाल के लिए सीक्वेंसिंग सीक्वेंस बता रहा है और सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन को लेकर हम कुछ और स्टडीज करते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग इज अ प्रोसेस। डीएनए सीक्वेंसिंग जो है एक प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस इन ऑर्डर, दैट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इनटू द डीएनए। अब डीएनए में 4 बेसिस पाए जाते हैं, दैट इज और ए, जी, सी, टी। 2 प्यूरिन होते हैं और 2 जो है वो पिरिमिडीन होते हैं। कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो प्यूरिन है, प्यूरिन के केसेस में ए एंड जी होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पिरिमिडीन है, दैट इज योर सी एज वेल एज टी। यूरासिल एक पिरिमिडीन होता है जो कि डीएनए नहीं आरएनए में पाया जाता है। इसकी स्टोरी शुरू हुई थी आपके वाटसन क्रिक मॉडल से, और सबसे पहले सीक्वेंसिंग टीआरएनए की थी रिचर्ड हॉली ने, और हॉली के बाद हॉली एंड फिशर ने मिलकर ही आरएनए की सीक्वेंसिंग करी। एंड इसके बाद जो एक्चुअल डीएनए की सीक्वेंसिंग करी, जो शुरुआत करी उन्होंने, वो थे फ्रेडरिक सैंगर, जिन्होंने इस मेथड को पोस्टुलेट किया, दैट इज आल्सो नोन एज चेन टर्मिनेशन मेथड। इसके बाद सेम ईयर में ही केमिकल मेथड का जो है एक्सप्लेनेशन प्रोड्यूस किया मैक्सम एंड गिलबर्ट ने, और वो चेन केमिकल मेथड या कह सकते हैं केमिकल डिग्रेडेशन मेथड जो है वो सेम ईयर में ये भी प्रोड्यूस हुआ। लेकिन इससे पहले जो आया था वो सेंगर मेथड यानी चेन टर्मिनेशन मेथड थे। तो यहाँ पे 2 मेथड होते हैं, चेन टर्मिनेशन और एक डिग्रेडेशन। दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ईयर में आए हुए थे, लेकिन अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो चेन टर्मिनेशन पहले आया हुआ था। और यही 2 मेथड नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग पाए जाते हैं। अगर आप स्टडी करेंगे तो इसमें अपने आप में एक बड़ा सा चैप्टर, जैसे कि पीसीआर की एक बड़ी बड़ी वैरायटी आती है, बुक लिखा जाता है। तो वैसे डीएनए सीक्वेंसिंग की अपनी बुक आती है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग बुक, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। बट हमें यहाँ पे बुक लिखना नहीं है, नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे जो है सीएसआर के पर्सपेक्टिव से दिमाग लगाना है, जो कि हम लगाना नहीं चाहते हैं। बट ठीक है, फिर भी देयर इज लॉट्स ऑफ वैराइटीज। मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग, दैट इज अ केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। चेन टर्मिनेशन मेथड, दैट इज अ डाइडिऑक्सी मेथड, फ्रेडरिक सेंगर। होल जीनोम सीक्वेंसिंग, शॉर्टगन सीक्वेंसिंग, क्लोन कॉन्टिक सीक्वेंसिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में बायो सीक्वेंसिंग, इल्यूमिना सीक्वेंसिंग, नैनोपोर सीक्वेंसिंग एंड सॉलिड सीक्वेंसिंग जैसी चीजें आती हैं। अब इसमें जो है चेन टर्मिनेशन मेथड हो या मैक्सम गिलबर्ट हो, ये 2 तरीके के होते हैं, मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक। मैनुअल भी हो सकता है, आपको मैनुअली परफॉर्म करना है, या ऑटोमेटिक कर सकते हैं। आजकल लोग ऑटोमेटिक परफॉर्म करते हैं, चाहते हैं कि आसानी से जो हमें आंसर मिल जाए। अब मैनुअली उसको जो है बैंड्स को एक एक करके करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं से पूछा जाता है, मैक्सम गिलबर्ट एज वेल एज चेन टर्मिनेशन से, कि हाउ यू विल परफॉर्म द सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग में 2-3 तरीके के ही प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं कि केमिकल डिग्रेडेशन या चेन टर्मिनेशन का बेस क्या है, बेस मतलब आखिर उनका प्रिंसिपल क्या है, और उनके रिजल्ट एनालिसिस जो है वो कैसे करते हैं। दैट इज द 2 मेजर थिंग्स। आपको ये रट्टा नहीं मारना है कि किसने क्या किया है, आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि कौन से प्रिंसिपल को सैंगर ने यूज किया या एडमंड ने यूज किया। सैंगर सीक्वेंसिंग आल्सो नोन एज द चेन टर्मिनेशन मेथड, सैंगर ने जो यूज किया था उसको हम चेन टर्मिनेशन मेथड के नाम से जानते हैं। ये जो है जनरली डिटरमाइन करता है लेस देन 1000 बेस पेयर लेंथ, मतलब अगर आपका डीएनए सीक्वेंस जो है वो 1000 बेस पेयर से ज्यादा है तो आप इसमें जो है यूज नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई योर डीएनए सीक्वेंस शुड बी लेस देन 1000 बेस पेयर। द सैंगर सीक्वेंसिंग विद द 99.99% बेस एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी अगर आप देख पा रहे हो तो एकदम 99.99% है, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब आप सैंगर सीक्वेंसिंग करके कभी ये नहीं कह सकते कि गड़बड़ है। इसकी एक्यूरेसी अप्रॉक्सीमेट 100% के आसपास होती है, नॉट एक्जैक्ट 100%, क्योंकि ये प्रैक्टिकली डेटा है तो 100 तो हो ही नहीं सकता। आइडियल कंडीशन में हम इसको 100 बोल सकते हैं, बट नॉट थियोरेटिकली। बेसिकली क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? यू हैव अ डीएनए सैंपल, आपके पास एक डीएनए सैंपल होगा, एंड आफ्टर डीएनए सैंपल यू आर गोइंग टू डीनेचर द टेम्पलेट। आप इस टेम्पलेट को डीनेचर करेंगे, दिस टेम्पलेट इज गोइंग टू बी डीनेचर्ड इनटू द सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड आफ्टर द सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म यू हैव टू गिव द प्राइमर अटैचमेंट। यहाँ पे आपको प्राइमर देना पड़ेगा। ये प्राइमर 3' OH प्रोवाइड करेगा। इस 3' OH को लेके चेन जो है वो आगे की तरफ इलॉन्गेट होना शुरू हो जाएगा। अब इसी चेन को जो है अलग अलग बेसिस पे जो है टर्मिनेट किया जाता है, और टर्मिनेट करके फिर हम अलग अलग पॉसिबल फ्रैगमेंट्स जनरेट होते हैं, एंड उस पॉसिबल फ्रैगमेंट्स को हम रन करते हैं, और रन करके जो है उनकी एनालिसिस कर लेते हैं। सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स? इस एंगर मेथड का इंग्रेडिएंट्स क्या है या किस तरीके से चीजें काम करती है? परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंग्रेडिएंट्स पे आने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मेरे को बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर। क्या है वो कॉन्सेप्ट? सबसे पहले ये समझिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे 2 तरीके के हमारे चीजें होती है, सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर यहीं पे यहाँ पे भी OH होता, अगर आपको बताओ तो अब इस तरीके के केसेस में अगर यहाँ भी OH हो और यहाँ पे भी OH हो, सेकंड प्राइम और थर्ड प्राइम, अगर सेकंड प्राइम और थर्ड प्राइम पे OH है, इसके साथ ही जो है, ठीक है, यहाँ से जो है नाइट्रोजनस बेस जुड़ा रहेगा, एंड हियर आपके पास जो है कोई ग्रुप बाइंडेड है, जैसे ये ट्रिपल फॉस्फेट दिख रहा है। फिलहाल के लिए जब हम बात करें तो जब दोनों ही 2' OH और 3' OH होते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं NTPs, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट है तो NTPs कहलाते हैं। व्हेनेवर यू हैव द 2' OH एज वेल एज 3' OH, अगर आपके पास 2' OH भी है और 3' OH भी है तो ऐसे को बोलते हैं NTPs, जो ज्यादातर आरएनएस में यूज होते हैं, आरएनए की सिंथेसिस में। एंड अगर 2' OH नहीं है, सिर्फ 3' OH है, लाइक दिस, सी दिस स्ट्रक्चर, दिस इज दिस 2' OH, यदि यहाँ पे 2' कार्बन के पास कोई OH ग्रुप नहीं है, इस पे 2' पे डीऑक्सी पोजीशन है, दिस पोजीशन इज नोन एज 2' डीऑक्सी।
है ना, इसको क्या बोलते हैं 2 प्राइम डीऑक्सी, जो डीऑक्सी पोजीशन है वो 2 प्राइम पे है, तो 2 प्राइम डीऑक्सी पोजीशन इज नोन एज डीऑक्सी एनटीपीज, यानी कि डी एनटीपीज। दिस डी एनटीपीज इज गोइंग टू बी यूज्ड इनटू द डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस में यूज होता है। एंड व्हेन देयर इज नो 2 प्राइम ओएच एज वेल एज नो 3 प्राइम ओएच, आपको पता है कि इसके पास ना ही 2 प्राइम ओएच है ना ही जो है 3 प्राइम ओएच है, मतलब ये 2 प्राइम 3 प्राइम डाई डीऑक्सी हो जाएगा। डाई मतलब 2, डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तो 2 प्राइम 3 प्राइम डाई डीऑक्सी, यानी कि ये हो जाएगा डी डी एनटीपीज, राइट। सो दीस आर द केसेस। अगर इन कंडीशंस में देखें तो हमें पता है कि वी नो दैट कि 3 प्राइम OH इज रिस्पांसिबल फॉर द 3 प्राइम OH इज रिस्पांसिबल फॉर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सिंथेसिस। आपको पता है कि 3 प्राइम OH जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल है, क्योंकि यही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, और अगर ये ना हो तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं है। नाउ अब समझिए कि अगर इसमें 3 प्राइम OH है, ये अटैक कर सकता है ड्यू टू द 2 प्राइम OH, ये एनटीपीज कहलाता है, और ये ज्यादातर आरएनए सिंथेसिस में यूज होता है। इसमें 2 प्राइम OH नहीं है यानी डीऑक्सी है, 3 प्राइम OH है यानी कि पेप्टाइड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की सिंथेसिस कर सकता है, और ये डीएनए सिंथेसिस में यूज होता है। लेकिन व्हेन यू सी द डाइडिऑक्सी, दिस डाइडिऑक्सी डजंट हैव 3 प्राइम OH, इसके पास 3 प्राइम OH नहीं है, मतलब क्या ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो ये किसी चीज की सिंथेसिस नहीं कर सकता। सो डीडीएनटीपीज और डीएनटीपीज में अंतर समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीडीएनटीपीज एंड द डीएनटीपीज। कई बार क्या होता है कि डीएनटीपीज एंड डीडीएनटीपीज में अंतर नहीं पता होते हैं। डीडीएनटीपीज और डीएनटीपीज में ये अंतर आपको क्लियर होना चाहिए कि डीएनटीपीज डीएनए बनाएंगे, बट डीडीएनटीपीज जो है अल्टीमेटली वहां पे टर्मिनेट कर देगा, प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, ये आगे की तरफ नहीं बढ़ाएगा, ये जो है न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस नहीं करवा सकता। दिस कैन नॉट डू द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना, यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा। सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यू कैन सी हियर, कि जरा देखने की कोशिश करिएगा कि व्हेनेवर एक टेम्पलेट जब सिंथेसाइज हो रहा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, यू नो दैट 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जब सिंथेसिस हो रही होती है, लाइक हियर ये टेम्पलेट स्टेट, इसके बदले में ये है 5 प्राइम कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ और ये फिफ्थ से फॉस्फेट जुड़ा हुआ है 5 प्राइम 1। अब इसके बाद इसका जो 3 प्राइम OH है वो इसके फॉस्फेट पे अटैक मारा होगा, तभी यहाँ पे देखिए COPOC फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। देन फर्दर नाउ सिमिलरली इन द सेकंड वन, अब देखिए GC से जुड़ गया विद दिस पर्टिकुलर ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। अब इसके बाद ये जो शुगर है, जो डीएनटीपीज है, इसका 3 प्राइम OH बहुत जरूरी है। यही 3 प्राइम OH जो है वो अल्फा फॉस्फेट पे क्या करता है? अटैक मारता है। दैट अटैक इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक अटैक। नाउ दिस अटैक फॉर्मेशन कुड बी देयर ओनली व्हेन 3 प्राइम OH इज देयर, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन रिक्वायर्स 3 प्राइम OH बिकॉज़ न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसी वजह से होगा। और अगर इफ 3 प्राइम OH इज एब्सेंट, इफ 3 प्राइम OH इज एब्सेंट, अगर 3 प्राइम OH एब्सेंट हो तो क्या होगा जनाब? तो नो न्यूक्लियोफिलिक अटैक, कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो होगा क्या? नहीं होगा। अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होगा तो क्या कोई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा? नो, नो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, और कोई फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा तो चेन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सबको ये बात समझ में आ रही? सेम कंडीशन हैपेंस कि अगर 3 प्राइम OH है तो ये अटैक मार के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन अगर ना हो तो लाइक दिस वन, सी अब यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ। अब ऐड होने के बाद यहाँ पे दूसरा डीएनटीपी, ये जो ऐड हुआ ये डीडीएनटीपी से डीएनटीपी नहीं है। अब ड्यू टू द डीडीएनटीपी दिस लैक्स द 2 प्राइम OH एज वेल एज 3 प्राइम OH। नाउ दिस 3 प्राइम H, ये अब 3 प्राइम OH की जगह 3 प्राइम H हो गया। ये जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक बंद कर ही नहीं सकता, और ये स्टॉप कर देगा सिंथेसिस को, और यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस। लेकिन टर्मिनेशन हमेशा उस डीएनटीपीज के एडिशन के जस्ट बाद हो रहा है। इफ यू कंसीडर हियर कि डीडीएनटीपीज तो जुड़ जा रहा है, लेकिन डीडीएनटीपीज के आगे नहीं जुड़ पा रहा है ना। सो जहां पे डीडीएनटीपीज जुड़ेगा उसके बाद जो है डीडीएनटीपीज के आगे कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता। तो वी कैन से दैट द टर्मिनेशंस अकर्स जस्ट आफ्टर द एडिशन ऑफ डीडीएनटीपीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दैट वी कैन से दैट द termination occurs just after addition of DDNTPs. Now one particular question to you कि DDNTPs का एडिशन हो कैसे रहा होगा? How DDNTPs will be there? ये DDNTPs कैसे जो है ऐड हो रहे होंगे? कैसे आ गए DDNTPs की जगह DDNTPs कैसे आ गए भाई? Anybody? मीडिया में ऐड करना होगा, हम मीडिया में देंगे। ओके, बट स्ट्रैंड में कैसे हुआ गया? मिक्सचर में दोनों है, मुझे पता है मैंने मिक्सचर में दोनों दे दिया, बट स्ट्रैंड में कैसे आ गया? पॉलीमरेज लेके आया, क्यों लेके आया? जो आंसर मुझे चाहिए वो आंसर अभी तक निकली। नाउ फ्रेगमेंट, यस अभी आंसर मिला, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर जो है वो है यहाँ पे। हमेशा डीडीएनटीपीज जो है वो किसी बेस पेयर के कॉम्प्लीमेंट्री ही ऐड होगा ना। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरे पास हर एक बेस पेयर का एक डीएनटीपीज भी हो सकता है और डीडीएनटीपीज भी हो सकता है। लाइक अब इस पर्टिकुलर कंडीशन को समझने के लिए जरा समझिए, एक रिएक्शन मिक्सचर में, मैं भी रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर चलूंगा, उसी तरीके का डायग्राम यहाँ पे भी है कि अगर आपके पास जो है डीएनटीपीज देते रहेंगे, देखिए डीसीटीपीज दे रहे हैं, जी के बदले आप सी देंगे तो ठीक है भैया, और यहाँ पे ए के बदले टी चला जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे अगले ए के बदले, यहाँ पे ए के बदले जो है वो डीएनटीपीज की जगह डीडीएनटीपी चला जाएगा, तो वही पे प्रोसेस स्टॉप कर देगा। हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से हमें देखना होता है। अब देखने के लिए जरा समझिएगा कि वी हैव टू प्रिपेयर द रिएक्शन मिक्सचर, हमें 4 रिएक्शन मिक्सचर तैयार करने होते हैं। उस रिएक्शन मिक्सचर में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक बार देखिए कि व्हाट शुड बी योर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना। सो इंग्रेडिएंट्स के तौर पे आपके साइंडर सीक्वेंसिंग में ये पूछा गया क्वेश्चन है CSIR का, क्या क्या होना चाहिए? आपको चेन को टर्मिनेट कराने के लिए पहले तो चेन को सिंथेसाइज कराना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि चेन एक सिंथेसिस तो चाहिए, और फॉर द सिंथेसिस वन पॉलीमरेजेस शुड बी देयर। दिस कुड बी क्लिनॉ फ्रैगमेंट, दिस कुड नॉट बी क्लिनॉ फ्रैगमेंट, बट पॉलीमरेजेस इज अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अब पॉलीमरेज काम कराने के लिए यू नीड अ प्राइमर, विदाउट प्राइमर पॉलीमरेजेस कैन नॉट एक्ट बिकॉज़ 3 प्राइम OH प्रोवाइड कौन करेगा? आफ्टर दिस वन you have to use 4 DNTPs. I repeat, in each reaction mixture there should be your 4 DNTPs. चारों के चारों DNTPs हर एक रिएक्शन मिक्सर में होने चाहिए। एंड द टेम्पलेट डीएनए, यू नो दैट टेम्पलेट डीएनए के बिना काम क्या चलेगा? जिसको हमें सीक्वेंसिंग करनी है और वो सीक्वेंसिंग का टेम्पलेट ही नहीं है तो हमें पता क्या करेंगे? हवा में थोड़ी सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। एंड इन सभी के लिए यू नीड DDNTPs, क्योंकि अल्टीमेटली इसी के नाम पे बना हुआ है चेन टर्मिनेशन, कि चेन की जो सिंथेसिस हो रही है उस सिंथेसिस को टर्मिनेट करने वाला यही होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव अ टेम्पलेट, यू इस टेम्पलेट से बाइंड करेगा प्राइमर। अब इस प्राइमर से जो है
प्राइमर के बाद जुड़ेगा कौन, पॉलीमरेजेस, और ये पॉलीमरेजेस जो है इसके पास इनकॉर्पोरेट करेगा सॉरी इनकॉर्पोरेट करेगा, सॉरी नहीं करेगा, बीएनटीपीस करेगा, ठीक है ना। कई लोग सोचेंगे सर ने सॉरी बोला तो सॉरी करेगा, ये ना सोचे, वो मेरे छींक की वजह से मैंने बोला था। और कोई मुझे ये नहीं बोलेगा गॉड ब्लेस यू सर, ठीक है ना, गॉड ब्लेस एवरीवन नॉट मी। चलो, मतलब वैसे तो आई एम नॉट इन दी आप लोगों को मेरी बातें सुन के हमेशा लगता होगा कि बंदा जो है धर्म निरपेक्ष इंसान है ना, और कभी भी हर रिलीजन हर कास्ट की बात करता है, हिंदू मुस्लिम सभी एक करके चलता है। मैं वैसे भी बहुत सेक्युलर इंसान हूँ, लेकिन आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, बट मेरा एक दो दोस्त है, दोस्त नहीं बोल सकता, प्रोफेशनली मतलब मैं जानता हूं उनको, दे हैव सम कोचिंग, मुझे बुलाते पढ़ाने के लिए मैं कट जानता हूं। मुझे कभी-कभी लगता है कि कभी-कभी ये जो लोग हिंदू लोग मुस्लिम के ऊपर कुछ-कुछ बोलते हैं ना, ऐसे करना नहीं चाहिए कभी, लेकिन समझ में आता है कि क्यों करते हैं। अब खुजली मची रहती है, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया और पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंच गया, तो वो खुशी मना रहा है कि यस पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, ही इज अ मुस्लिम, ठीक है। अब तुम इंडिया में हो तो तुमको पाकिस्तान कैसे पसंद आ रहा है, अब इस चक्कर में बाकी जो है वो लपेटे में आ जाते हैं, कर दो चार रहे होते हैं, है ना, और उस चक्कर में जितने उस धर्म के लोग होंगे वो सभी के सभी बदनाम हो जाते हैं कि उस चक्कर में सारे के सारे लोग लपेटे में आ जाते हैं। अब मुझे उसका स्टेटस देखने के बाद कुछ ऐसा नहीं कि ठीक है भाई तुम दूसरे देश को पसंद करो, लेकिन तुम अपने देश से प्यार नहीं करते हो, ये गलत है। जो सनी देओल भाई साहब ने कहा था ना, अशरफ अली तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, ये हमें ठीक वैसे हमें कोई इतराज नहीं, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, ये वाला डायलॉग मेरे अंदर आ गया था। मैं सोचा बोल दो, फिर मैं छोड़ो जाने दो। ऐसे लोगों के चक्कर में पूरा कौम बर्बाद होता है, पूरा कौम बदनाम होता है, और पूरे कौम के अगेंस्ट जो है चीजें आती है, ठीक है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच सिर्फ मैच नहीं होता भाई, बहुत बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। व्हाटएवर, लेट्स सी हम कहां से कहां शिफ्ट कर गए। मुझे देख के बड़ा मजा आया था, मैं उसको बोला था यार सीरियसली बहुत मजा आया। मैंने उसको वही मीम भेज दिया था कि तू सेमीफाइनल में आया नहीं है, तुझे लाया गया है। नहीं आई एम जो है मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, ठीक है। मैं कुछ भी हो जाए कितना भी चीजें हो जाए, लेकिन जब देश की बात आएगी तो आई लव माय कंट्री। पॉलिटिशियंस गंदे हैं, यहाँ के दिमाग वाले चीजें चलती हैं, वो सब कुछ बेकार है, लेकिन कंट्री मेरी अच्छी है। अब मेरे घर में दो चार गंदे मेहमान आ जाए तो इसका ये थोड़ी कि मैं घर को बोलूंगा पूरा मेरा घर अच्छा है, अच्छा था, अच्छा रहेगा। यहाँ के पॉलिटिशियंस के चक्कर में देश थोड़ी बेकार हो जाएगा, देश हमेशा अच्छा था। सो वो अंदर से आता है मेरे हमेशा से, ठीक है। फिलहाल व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से दैट वी हैव फोर काइंड ऑफ रिएक्शंस, राइट। हमारे पास चार रिएक्शंस बनाने पड़ेंगे, ये हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है। कम बैक टू द टॉपिक, यस आई लव माय इंडिया, सभी लोग प्यार करते हैं, जो नहीं भी करते हैं वो भी करके रहेगा कुछ दिनों बाद, टेंशन मत लो, ठीक है। जो टेररिस्ट है उसको बोलो, आपको नहीं। मैं किसी भी देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा कौम जो है वो खराब है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती अपनी हरकतें खराब करवाते हैं, अपने ऊपर उंगली करवाते हैं, वो बेकार है, ठीक है। गिव मी सेकंड, चलो ठीक है, छोड़ दो ऐसी बातों पे कोई मतलब नहीं है। दोनों ही हमारे देश में अब्दुल कलाम भी थे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरा एक दोस्त है कनाडा में, बहुत ऐसे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मैं बस उन लोगों की सोच पे बड़ा ताजुब होता हूँ कि दो चार कहते हैं ना कि दो चार गंदी मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही वाला हाल होता है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे लोग, मैंने जितने तहजीब से इस मतलब जितने भी मेरे यहाँ पे उस रीजन के लोग हैं, कृपया इस बात से ऑफेंड ना हो, मैं पूरे रीजन को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ पर्सन को बता रहा हूँ कि इनकी हरकतें पूरे कौम को बर्बाद करती है। अब मैं जो कि इतना सेक्युलर हूं, मेरे को देख के गुस्सा है कि भाई ठीक है तू दोनों को मेंशन आउट कर दिया होता कि क्या मतलब है कि हाँ ठीक बहुत दैट काइंड ऑफ थिंग, क्या क्या दिखाना चाह रहे हो उस चीज को। सामने वाला कोई बोल देगा यू आर लाइक तुम पाकिस्तान चले जाओ तो फिर बड़ा गुस्सा आ जाता है, हैं ऐसे बोल रहा है मेरे को। तो ठीक है चलो रहने दो, नहीं बोलना चाहिए किसी को कुछ भी। सर आपको नेता बनना नहीं, मेरे को नेता नहीं बनना भाई, ये कीचड़ पॉलिटिक्स से कीचड़ है, और मैं कभी कीचड़ अपने कीचड़ में जितना पत्थर डालोगे उतना ऊपर ही आएगा, इसलिए से जितना दूर रहो, कान पकड़ के राम राम, दूर से देख के मजा करो बस। पॉलिटिक्स को दूर से एंजॉय करोगे, देखो छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे हैं वो दूर से बलून के लिए, ये मेला है, ये मेला है, नहीं नहीं ये मेला है, वही वो बलून वो सीट है, वो कुर्सी है, ठीक है। और आप पीछे बैठे बलून फुलाने वाले, जिस दिन पब्लिक को पता चल गया जिस बलून के लिए लड़ रहा है वो हम ही फुला रहे हैं, वो कुर्सी में कुछ पावर थोड़ी हमें उसको बनाना है, जिस दिन हम चाहेंगे बिगाड़ देंगे, ठीक है। नहीं मैं अगर आ गया तो फिर तो कुछ बदलने वाला नहीं है। देखो अनिल कपूर एक दिन का सीएम बनके पूरी दुनिया बदल सकता है, वो सिर्फ अनिल कपूर है, वो मूवी में हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में जो एक बनते हैं वो केजरीवाल कैटेगरी में निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो जो उन सब चीजों को छोड़ दो, वापस आ जाओ। फिर वो इधर उधर भूल भाल के सिर्फ पॉलिटिक्स में ध्यान देने लगते हैं। लोग पॉलिटिक्स में चीजें निकालने आते हैं और इसी में आके मजे ले रहे हैं, वो वाली हालत होती है ना भाई, रहने पानी में आके भीग जाओ, जैसे स्विमिंग पूल में जाते हैं भाई साहब वो सब भीग के नहा रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं, और बाकी बाकी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं इसको जो है पानी से निकालने जा रहा हूँ और अपने जाके उसमें तैर के एंजॉय कर रहा हूँ, ये वाली हालत होती है। इंडिया टीम पे भी बहुत मुश्किल है, बिल्कुल है भाई साहब, मोहम्मद शमी बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, ठीक है। चलो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड, ये हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, इसके ऊपर बिल्कुल चर्चा नहीं करना, वापस आओ वापस वापस आओ, जल्दी आ जाओ, एकदम खत्म करो। अब हम इस पर चर्चा करेंगे वर्ल्ड कप के बाद ना। बैक टू द टॉपिक, सीएसआईआर जिंदाबाद, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, पहली बात तो टेम्पलेट होना चाहिए। टेम्पलेट के लिए टेम्पलेट को चेन को लॉन्गेट करने के लिए पॉलीमरेजेस, पॉलीमरेजेस को काम करने के लिए प्राइमर, और पॉलीमरेजेस को काम करने के लिए डीएनटीपीस, ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। लेकिन आप बीच बीच में जो है टर्मिनेट कराने के लिए क्या चाहिए, डीएनटीपीस। आपके पास 5 इंग्रेडिएंट्स समझ में आए, ठीक है ना। टेम्पलेट, टेम्पलेट के बाद यू नीड अ प्राइमर, है ना, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है। डीएनए टेम्पलेट को जो है आप क्या करते हैं, डीएनए सैंपल को 4 सेपरेट सीक्वेंसिंग रिएक्शंस में डिवाइड करते हैं। इन चारों के चारों रिएक्शन मिक्सर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें से हर एक रिएक्शन मिक्सर में सिर्फ एक जो है वो डीडीएनटीपीस होता है। और ऐसा क्यों होता है हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चेन टर्मिनेशन, चेन एक्सटेंड होता रहेगा अंटिल द टर्मिनेशन न्यूक्लियोटाइड इज रैंडमली इनकॉर्पोरेटेड, जो टर्मिनेशन न्यूक्लियोटाइड है वो रैंडमली इनकॉर्पोरेट होगा एंड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर हीट डिनेचर्ड एंड उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे विजुअलाइज करते हैं। वी हैव टू सेट द 4 रिएक्शन मिक्सचर, लाइक हमारे पास जो है 4 अलग-अलग रिएक्शन मिक्सचर होंगे, है ना, 1 2 3 4, 4 इसलिए क्योंकि हमारे पास 4 अलग-अलग डीडीएनटीपीस हैं और हर एक के लिए एक स्पेसिफिक डीडीएनटीपीस ऐड यूज होगा, बाकी सभी चीज कॉमन होंगी। मतलब अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्पलेट, जो सबसे पहला हमारा रिक्वायरमेंट है कि जिसको हमें सीक्वेंस करना है। टेम्पलेट इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इन एवरी रिएक्शन मिक्सचर टेम्पलेट्स विल बी देयर एंड आफ्टर दैट टेम्पलेट आपको चाहिए प्राइमर।
एंड प्राइमर इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। एंड आफ्टर द प्राइमर यू नीड अ पॉलीमरेजेस, पॉलीमरेजेस भी सभी में होंगे, है ना। पॉलीमरेजेस के बाद डीएनटीपीज, डीएनटीपीज क्या है भैया, जैसे कि जो आपके चारों के चारों ऑल फोर, ये डीएनटीपीज की बात की जा रही है, नॉट डीडीएनटीपीज। डीएनटीपीज सिर्फ एक डीऑक्सी है, तो ये जो है चारों के चारों डीडीएटीपीज, डीडीजीटीपीज, डीडीसीटीपीज, डीडीटीटीपीज, ये चारों सभी में होंगे क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करनी है। अब इसके बाद जैसे एक और कंपोनेंट वगैरह होते हैं, बफर, पीएच एंड ऑल, वो भी सभी में होगा, उसको भी आप कटौती नहीं कर सकते। अब आती है बात डीडीएनटीपीज की। अब डीडीएनटीपीज चारों में अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग होते हैं। अलग अलग क्या होते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशंस में एक हम यूज करेंगे डीडी एटीपीज, एक हम यूज करेंगे डीडी जीटीपीज, एक में हमने यूज किया डीडी सीटीपीज, और एक में हमने यूज किया डीडी। हर एक रिएक्शन मिक्सर में सिर्फ ओनली वन यूज होगा, ओनली वन, ठीक है ना। चारों एक में डीडी एटीपीज, एक में डीडी जीटीपीज, एक में डीडी सीटीपीज, एक में डीडी टीटीपीज, ये आपने यूज कर लिया। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा किसी ने कि आखिर हमारे पास तो डीएनए अननोन है, तो हम प्राइमर कैसे डिजाइन करेंगे। किसी के पास इसका आंसर है? मैं बोल रहा हूं सभी में प्राइमर होने चाहिए, बट हाउ यू विल डिजाइन दैट प्राइमर? विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एप्लीकेशन से। ओके, देखो आप जनरली जो सोर्स का डीएनए निकालते हैं, यू नो द सोर्स। अब ऐसा है कि मैं बैक्टीरिया से डीएनए निकाल रहा हूं, तो मुझे पता है कि बैक्टीरियल जो सीक्वेंसेस होते हैं उनमें मोस्ट फ्रीक्वेंट सीक्वेंसेस कौन से हो सकते हैं। अब मैं ह्यूमन का प्राइमर तो वहां यूज नहीं करूंगा, आर यू गेटिंग माय कंडीशंस। और यहाँ पे हमें पूरा का पूरा फ्रेगमेंट थोड़ी बनाना है, या डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एकदम लॉन्ग लेंथ डीएनए थोड़ी है, हम छोटू सा प्राइमर यूज करते हैं। इट मे बी द हेक्सामर एज वेल, जो रैंडम हेक्सामर्स होते हैं ना, हम उनको एज अ प्राइमर भी यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम जो रेप्लिकेशन वाले प्राइमर वैसा, इट्स लाइक अ हेक्सामर्स भी यूज कर सकते हैं। एंड ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है, रैंडम होते हैं ये प्राइमर्स, वो इंटरेक्ट करेंगे उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंट जो सीक्वेंसेस होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने चारों में सभी चीज से कॉमन रखी थी, लेकिन एक चीज को छोड़ के, और वो था डीएनटीपीज, डीडीएनटीपीज, वो सिर्फ अलग अलग थे सभी में। और इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है जरा समझने की कोशिश करिएगा कि व्हेनेवर यू हैव अ सीक्वेंसेस, समझिए, ठीक है ना, कि हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नीड टू बी सिंगल स्ट्रैंडेड, डीनेचुरेशन प्रोसेस शुड बी देयर। नाउ आफ्टर द डीनेचुरेशन प्रोसेस वी हैव यूज्ड द रैंडम प्राइमर। अभी रैंडम प्राइमर जल्दी जो है बाइंड कर सकता है किसी किसी प्लेसेस पे। अब क्या होता है कि मैं सपोज कर रहा हूं कि दिस प्राइमर इज बाइंडेड हियर, ठीक है। तो ये है आपका टेम्पलेट, राइट, ये आपका प्राइमर। नाउ दिस प्राइमर प्रोवाइड्स द 3' OH। आफ्टर द 3' OH कंडीशंस यहां पे आपने रखा पॉलीमरेजेस। दिस पॉलीमरेजेस विल एक्सटेंड दिस पर्टिकुलरली सेगमेंट ना। मैं इंक्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, वही प्रोसेस एकदम सिमिलर होगा जैसे रेप्लिकेशन होता था। ये 3' इंड होगा तो ये 5' ही होगा, क्योंकि सिंथेसिस हमेशा 5 to 3' होता है। हमेशा प्राइमर 3' इंड के साइड यानी उसी की तरफ बाइंड करने की कोशिश करेगा ड्यू टू लाइक एंटी पैरेलल कंडीशंस। अब क्या होगा कि मैं यहां पे थोड़ा सा स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं, एक न्यूक्लियोटाइड है टेम्पलेट में, दैट इज ए, एक न्यूक्लियो है ए। मैं इस रिएक्शन मिक्सचर की बात कर रहा हूं, इसी के अंदर जो प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो इसमें जो है अब देखिए यहाँ पे ए के बदले आने की दो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पे आपने डीडीटीपीस दिया हुआ है और डीडीटीपीस भी दिया हुआ है। ये कैसा रिएक्शन मिक्सर है कि जहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है इस ए के बदले। अब यहाँ पे जो है आ सकता है या तो डीटीपीस आ जाए या तो डीडीटीपीस आ जाए, है या नहीं। दिस आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर ईच ए। जहां जहां पे टेम्पलेट में टू पॉसिबिलिटीज फॉर ईच ए इन टेम्पलेट, जहां जहां पे टेम्पलेट में जो है ए होगा वहां पे हर बार दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। वहां पे ये पॉलीमरेज जो है वो कंप्लीट करेगा, ये ढूंढेगा जो अवेलेबल मिल गया उसको उठा के चेप देगा यहाँ पे। ये तो करेगा ना कि अगर डीटीपीस मिल गया तो ठीक आ जाओ, या डीडीटीपीस मिल गया तो उसको उठा के रख देगा। लेकिन अगर डीटीपीस मिला मतलब सिर्फ डीऑक्सी मिला तो चेन तो आगे तक बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर डाइडीऑक्सी मिल गया तो वहीं पर रुक जाएगा। तो इसका मतलब जितने भी ए पोजीशंस होंगे वहां पे पॉसिबिलिटी है चेन के टर्मिनेशन होने की। फॉर ईच एंड एवरी पोजीशन ऑफ ए चेन मे बी टर्मिनेट्स, नहीं भी और हो भी सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। जरा से इस चीज को एक बार फिर समझने की कोशिश करें। लाइक द सेम कंडीशन हैपेंस हियर, मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, दिस मे बी द टेम्पलेट। ये आपके पास टेम्पलेट है, सीक्वेंसेस लाइक ए टी जी सी टी ए टी सी 3', दिस इज योर टेम्पलेट। अब जरा समझिए कि मैं इस रिएक्शन मिक्सर में सारी चीजें टेम्पलेट, पॉलीमरेजेस, प्राइमर, डीएटीपीस, बफर, सॉल्ट एंड ऑल, लेकिन कौन सा डीडीटीपीस यूज किया है वो आपको याद रखना है। डीडीएटीपीस में आपने डीडीएटीपीस यूज किया। अब ए को हमने स्टार के तौर पर रख दिया, मतलब ये डाइडिऑक्सी है, जहां पे स्टार है, नॉर्मल वाले स्टार मतलब डाइडिऑक्सी है, डीऑक्सी है बस। तो अब ए किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? ए टी के कॉम्प्लीमेंट्री है। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? टी, ठीक है ना। तो यानी कि हमें टेम्पलेट में जहां जहां पे टी है उसको हाईलाइट कर लेना है। अब इस चीज को समझिए कि एक बार पॉलीमरेज जब यहाँ पे सिंथेसाइज कर रहा होगा तो सी के बदले जी, जी का कोई डीडी फॉर्म नहीं है, डाइडिऑक्सी फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही डाइडिऑक्सी यूज ही किया है इसमें, तो जी का कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। सी का भी कोई नहीं है क्योंकि उसका भी डाइडिऑक्सी हमने ऐड नहीं किया इस रिएक्शन में, इसमें तो सिर्फ एक ही डाइडिऑक्सी है, बाकी तो वो दूसरे में था, ठीक है। इसी तरीके से ए का टी का भी नहीं है, सिर्फ ए का डाइडिऑक्सी है, और ए किसके कॉम्प्लीमेंट्री आता है? टी के। तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि यहाँ पे जी ऐड करें, फिर सी, फिर टी, और यहीं पे आपका ए जो है वो डाइडिऑक्सी आ जाए। अगर यहीं पे ए डाइडिऑक्सी आ जाएगा तो ये चेन इतना ही बनकर टर्मिनेट हो जाएगा, इस चेन शुड बी टर्मिनेटेड हियर, ये इतना ही बनकर टर्मिनेट हो गया। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं तो सेकंड पॉसिबिलिटी, पहला केस तो ये बनता है कि ये पॉसिबिलिटी ये बनती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि पहले सी के बदले जी, जी के बदले सी, ए के बदले टी, और इस टी के बदले जो ए ऐड था वो डी डी एनटीपीस नहीं, वो डी एटीपी आ जाए। अब ये डी एटीपी आ जाएगा तो इसके यहाँ पे फिर स्टॉप नहीं होगा, ये आगे बढ़ जाएगा, फिर सी के बदले जी, जी के बदले सी, और इसके अगले वाले टी पे हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो आपका कंडीशन स्टॉप हो जाए, यहाँ पे डी एनटीपी आ जाए। तो अल्टीमेटली ये इसके बदले रोक सकता है, यहाँ पे भी रोक सकता है, या किसी पे नहीं रोके, मतलब यहाँ पे भी नॉर्मल, यहाँ पे भी नॉर्मल, तो पूरा पूरा स्ट्रैंड मिलेगा। सो यू विल हैव द 3 केसेस। कितने केस बनेंगे या कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे ये कैसे डिटरमाइन किया आपने? द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स इन ईच ट्यूब, द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स obtained, the number of possible fragments obtained, number of possible fragments obtained should be n plus 1. What is n? N is the number of base pair or nucleotide, number of nucleotide complementary to dd NTPs in each tube.
हर एक ट्यूब में जो आपने डीडी एनडीपीज यूज किया है उसके अगेंस्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होगा उसके कितने नंबर है उसमें एक प्लस जोड़ देंगे तो उतना फ्रेगमेंट बनेगा या फिक्स है। फॉर एग्जांपल सी हियर डीडी एटीपीज था और ए का कॉम्प्लीमेंट्री है टी और टेम्पलेट में टी जो है वो कितने बन रहे हैं 2, तो यानी कितने पॉसिबल फ्रेगमेंट है 2 + 1 3 और 3 केसेस आ गए। सिमिलरली मैं हर किसी का पता कर सकता हूं, अगर मैं डीडी जीडीपीज यूज किया है तो जी का कॉम्प्लीमेंट्री है सी कितने इसमें 2, यानी उसके भी 3 फ्रेगमेंट बनेंगे। हर एक किसी के फ्रेगमेंट्स जो है मैं बता सकता हूं विद द केस ऑफ कितने फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। कमाल की बात यह है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस निकल के आ रहा है वो सीक्वेंस आपका सिंथेसाइजिंग या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आ रहा है, क्योंकि हम चेन को जब टर्मिनेट कर रहे हैं तो टेम्पलेट तो ये सीक्वेंस है ना भाई, हमें मिल क्या रहा है, हमें ये मिला, इसका कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है अल्टीमेटली। सो वी आर गेटिंग द कॉम्प्लीमेंट्री। आपको हमेशा सैंगर मेथड में जो सीक्वेंस मिलता है वो क्या मिलता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, कभी भी वो आपको नॉर्मली ये जो है क्लीन या कह सकते हैं कि ओरिजिनल स्ट्रैंड नहीं मिलता। लाइक सी अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। सी एक टेम्पलेट लिखा हुआ है, हमें टेम्पलेट मिलेगा ही नहीं, हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा सिंथेसाइजिंग में। अब समझिएगा जरा सा, हमने हर एक रिएक्शन मिक्सचर में क्या यूज किया होगा, डी ऑक्सी तो सभी यूज किए होंगे, डी एटीपीज डी जीडीपीज डी सीटीपीज डी टीटीपीज, इसको तो किसी में से सभी को ऐड किया, डीएनए पॉलीमरेजेस टेम्पलेटेड एंड ऑल। लेकिन हमने क्या किया कि अब चेन टर्मिनेशन मेथड में जो हमारे पास डीडी एटीपी डीडी जीडीपी डीडी सीटीपी डीडी टीटीपी है इनको लेबल कर दिया। लेबल कर दिया आपने, लेबल करने के लिए या तो फॉस्फेट या सल्फर का यूज कर सकते हैं, सल्फर 35 या फॉस्फोरस 32 यूज कर दिया आपने। अल्टीमेटली जो है आपने इसको यूज कर लिया, क्योंकि ट्राइफॉस्फेट है तो गामा फॉस्फेट का भी सहारा ले सकते हैं। डीडी एटीपी का कलर अलग है, डीडी सीटीपी का कलर अलग है, डीडी जीडीपी का कलर अलग है, डीडी टीटीपी का कलर अलग है। तो हर बार जब कौन सा जगह पे बेस पेयर पे टर्मिनेट हो रहा है वैसा कलर आ जाएगा और कलर के बेसिस पे आप जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता कर सकते हैं, क्योंकि ये कलर टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस के दौरान हो रहा है। एक बार ऐसा होगा कि यहाँ पे देखिए ये है टेम्पलेट मेरा, टेम्पलेट ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐसे है और हमेशा हमारा जो प्राइमर या जो पर्टिकुलरली सिंथेसिस होगा उसका एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मतलब एक बार वैसे 5 प्राइम होगा, सी के बदले जी होगा और जी के बदले सी। अब यहाँ पे अगर मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ कि डीडी सीटीपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मेरे पास एक रिएक्शन मिक्सर ऐसा होगा जिसमें कि डी सीटीपीज यूज हुआ। अब डीडी सीटीपीज में इस जी के बदले सी आएगा तो एक बार तो यहीं पे ब्लॉक हो सकता है, एक फ्रेगमेंट आपको जीजीसी मिलेगा, ठीक है ना। एक बार इसके आगे भी मिलेगा जी जी, यहाँ पे जी आ जाए और यहाँ पे सी आ जाए, फिर अगला वाला जी यहाँ पे आए यानी जी जी जी, ठीक है। फिर उसके सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री हमें लेके चलना है तो मैं जी यहाँ पे जी जी है तो ये सी सी यहाँ पे उधर, फिर टी के बदले ए के बदले टी, फिर जी के बदले सी यहाँ पे टर्मिनेट हो, यानी ये इन जगहों पे टर्मिनेट हो सकता है ना, इसके आगे तो कोई और टर्मिनेट होगा नहीं। एक बार फुल स्टैंड बनेगा पूरा का पूरा। 3 जी थे तो टोटल कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, 4, 3 + 1 एज यू नो दैट। तो एक बार पूरा बना सकते हो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री जी जी सी सी ए टी सी जी टी टी जी ए, ये हो गया। यही 4 फ्रेगमेंट आपको बनने वाले हैं। इसमें आप देखोगे तो ऐसे पूरे फ्रेगमेंट्स मिलते हुए नजर आएंगे हर एक जगह पे। एक बार हो सकता है कि यहाँ पे ए वाला जो है वो आपका पर्टिकुलरली स्टॉप हो, फिर इसके बदले में सी के बदले पॉसिबल होगा कि जी वाला आ जाए, फिर हर एक लेवल पे एक एक फ्रेगमेंट आएंगे और ये आपको सीक्वेंस रिप्रेजेंट करता हुआ चला जाएगा। दिस इज द केस। तो ये आपको समझ में आ रहा है कितने फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है लेबलिंग वाला पार्ट, ठीक है। सेम कंडीशन अपीयर्स हियर, ये डीएनए सीक्वेंसिंग का हिस्सा है सैंगर्स वाला। सैंगर्स समझ में आ गया तो मैक्सवेल गिलबर्ट अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी तो मैंने बताना शुरू भी नहीं किया है। कई लोगों के मन में सीक्वेंसिंग हमेशा जो है वो डाउटफुल बनी रहती है और बेचारे कभी भी क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाते। बार बार याद रहे कि सैंगर सीक्वेंसिंग में जो है एक टेम्पलेट आपको रहेगा, टेम्पलेट के साथ साथ जो है आपके पास डीएनए पॉलीमरेजेस है, इन डीएनए पॉलीमरेजेस के अलावा ये डीएनटीपीज है, डीएनटीपीज के साथ साथ आपका प्राइमर भी होगा एंड दिस इज ए प्राइमर। ये सभी के सभी जो है प्रिपेयर रहेंगे, प्रिपेयर 4 रिएक्शन मिक्सचर्स और ये सब कॉमन रहेगा, अलग अलग जो रहेगा डीडी एटीपीज डीडी सीटीपीज डीडी टीटीपीज डीडी जीटीपीज। रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ डाइडिऑक्सी जो है वो अलग कर दिया आपने। अब पहले रिएक्शन मिक्सचर में जो चीजें ब्लॉक हो रही होंगी वो ए पे हो रही होंगी और सी पे हो रही होंगी, फिर टी पे हो रही होंगी, इस तरीके से सॉरी जहां पे टेम्पलेट के हिसाब से हमें देखना है, टेम्पलेट में टी टी टी, तो जहां पे ए आएगा वहीं पे तो इस डीडी एटीपी वाला ब्लॉक करेगा। इसमें यानी टेम्पलेट में जी होगा तभी तो डीडी सीटीपी वाला इनकॉर्पोरेट होकर ब्लॉक करेगा, इसमें ए होगा तभी टी आके ब्लॉक करेगा, इसमें सी होगा तभी जी आके ब्लॉक करेगा, क्योंकि सिंथेसिस के दौरान कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के दौरान आपको ये चीज मिल रही है और इसी वजह से आपको जो सीक्वेंस मिलता है वो सीक्वेंस जो है वो ओरिजिनली वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इस तरीके से आपके पास अलग अलग फ्रेगमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। यही चीज तो आपको नजर आती है, जो लेबलिंग मैंने बताया वही तो यहाँ पे लेबलिंग दिखाया जा रहा था। ये हमें कैसे पता चलता है कौन कौन आ रहा है, वो बिकॉज ऑफ दिस लेबलिंग। हर एक के पीछे जो लेबलिंग आ रहा है इसको ये बैंड ऐसी तरीके से ड्रॉ होता है। एक कॉलम जो होगा वो डीडी एटीपी का होगा, एक कॉलम डीडी जीडीपी का होगा, एक कॉलम जो है डीडी सी टीपी का होगा और एक कॉलम डीडी टीटीपी का होगा। इसके हिसाब से देखिए ए वाला यहाँ पे ब्लिंक किया तो एक इसमें आ जाएगा बैंड, फिर उसके बाद जो है कौन सा ब्लिंक किया है डी वाला तो यहाँ पे एक बैंड आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो है फिर आपका आ गया टी हियर, फिर टी के बाद अगेन टी हियर, फिर जी हियर, फिर सी हियर, फिर टी हियर, फिर ए हियर, फिर सी हियर एंड अगेन सी। लाइक दिस वन आपका एक्चुअल में ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। आप लास्ट वाले को देखते हुए जाइए बस, ये लास्ट वाला, बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी से लेना देना हमें है ही नहीं। मैंने ये कैसे पता किया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री हम लास्ट के हिसाब से चल रहे हैं, ये दिस वन, ठीक है ना। अब ये आपको एक्चुअली ग्राफ ऐसे मिलता है, क्वेश्चन भी इसी से आता है, ठीक है। ये कंडीशन है, क्लियर है, एनी डाउट। टी तो नहीं दिख रहा है सर, कहाँ टी नहीं दिख रहा है भाई, टी वाले कॉलम पे कुछ नहीं है। अरे तो हम तो राइट साइड में शिफ्ट हैं ब्रो, जिंदगी में तकलीफ कहाँ से आ जाती है इतनी, अभी दिख रहा है। अब देखो हमें ये जो सीक्वेंस दिख रहा है, अब इस सीक्वेंस को आप देखने की कोशिश करोगे तो एक्चुअल में इस इंड से पीछे की तरफ जा रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ये जो है यहां से शुरुआत करें जाए तो जरा समझिएगा कि 5 प्राइम इंड ये है, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। देखिए इस टेम्पलेट का सी सी है ना, सी सी, फिर आपका क्या है इसके हिसाब से दैट इज लाइक, फिर आपका A50, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो हमेशा जब आपका कोई बैंड आता है, कुछ कंडीशंस आते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है कि नीचे की तरफ 5 प्राइम इंड होता है और ऊपर की तरफ 3 प्राइम इंड होता है, और ये 5 to 3 जो होता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा। क्या होगा ये
ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इसके बाद इसका एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री लेके टेम्पलेट निकालेंगे आप। टेम्पलेट आपको निकालना पड़ेगा हमेशा, ये टेम्पलेट ओरिजिनल नहीं है, ये टेम्पलेट कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका ओरिजिनल आप निकालेंगे, क्यों ये ओरिजिनल नहीं है? क्योंकि आप देख रहे थे चेन इलॉन्गेशन के टाइम पे हमेशा टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री बनता है और सीक्वेंस में पता कर रहे हैं, उसके बाद हम ओरिजिनल जो है बाद में पता निकालेंगे। तो वही कंडीशन है कि पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए, नीचे की तरफ 5 प्राइम ऊपर की तरफ 3 प्राइम लिख लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री करिए। तो जी का सी, ए का टी, सी का जी, टी का ए, जी का सी, ए का टी, ए का टी, जी का सी, ये आप निकालेंगे, एंड हमेशा अपोजिट करेंगे, क्योंकि 3 है तो ये 5 होगा, ये 5 है तो 3 होगा। ये आपका ओरिजिनल सीक्वेंस है। हमेशा सीक्वेंसिंग में यही चीज तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीक्वेंसिंग में अगर आपका एंड बदल गया तो पूरी कहानी बदल जाएगी, इसलिए एंड्स का हमेशा ध्यान रखेंगे। पहली चीज कि कौन 5 प्राइम है कौन 3 प्राइम है। इसके बाद दूसरी चीज है कि उसका नेचर क्या है, क्या वो ओरिजिनल है या कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है एंड और ओरिजिनल कंडीशन अगर आपको निकालने आ जाएगा तो कहानी अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जरा समझने की एक बार फिर कोशिश करिए, ठीक है, कि ये पॉसिबिलिटीज बन रही थी। अब इस डायग्राम की बात करें, चाहे इस डायग्राम की बात करें, अब देखो जरा कॉमन सी बात है, मैंने बोला था कि दिस वन, अगर n+1 की कहानी लेके चले, लेट मी शो यू, जरा सही कंडीशन देखने दिया जाए। ठीक है सर, हमें कैसे पता चलेगा कि डी डी एनटीपीज के पीछे सीक्वेंस क्या होगा? क्या हो गया भाई, कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा, किसकी बात कर रहे हो, जानना क्या चाह रहे हो? अरे ये एक्सप्लेनेशन को समझाने के लिए दिया गया भाई, ये आपको पता थोड़ी है, समझाने के लिए दिया गया है, इलाबोरेट करने के लिए कैसे जनरेट हो रहा होगा इसके अंदर, आपको ये पता चलता है। इसीलिए तो सब बताया जा रहा है कि सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, यही पता कर लोगे आपको, यही फिर तब कहोगे जब मुझे सीक्वेंस पता है तो फिर सीक्वेंसिंग कर क्यों रहा हूं मैं, ऊपर लिखा हुआ यही पता है तो फिर कितना क्यों माथा मारना, फिर ये लिख दो एंजॉय, ये पता नहीं है। दिस इज हैपनिंग इन योर रिएक्शन मिक्सचर, इट इज जस्ट एन इलाबोरेटिव वन, यही तो ये पता, इससे करना आपको, ये जनरेट होगा, इससे पता करना है। ये तो बस समझाने के पर्सपेक्टिव से कि कैसे चल रहा है चीजें ना, ये आपके पास अगर होता तो फिर तो मजे की बात है। आपके पास जब सीक्वेंस आ जाएगा तब निकाल सकते हो आप कि कैसे कैसे वो टूट रहा होगा, कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा होगा। लेकिन सीक्वेंसिंग के लिए आप एक रिएक्शन मिक्सर में कर लेते हो और करके उसके बाद दे देते हो, अब सीक्वेंसर जो है वो आपको ऐसा रिजल्ट देके उठा के दे देगा, या ऐसे ऐसे कलर्स दिखा के दे देगा, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। जरा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मुला बताया, इस फॉर्मुले में जो है थोड़े से माइन्यूट चेंजेस भी कर सकते हैं आप, क्योंकि जो ओरिजिनल, जरा सा इस चीज को देखिएगा, है ना, हम बताया था मैंने n+1 वाला फॉर्मुला, अब इसके इसमें देखिए, ये एक्चुअली n होगा, रीजन बीइंग दैट कि जो लास्ट वाला कंप्लीट वाला होगा उसमें कोई लेबलिंग तो आएगी नहीं। सी है आपके पास, अगर मैं डी एनटीपीज को लेबल किया ना तो ये लेबल आएगा, ये लेबल आएगा, बट इसमें तो कोई डी एनटीपीज आएगा ही नहीं। तो द थर्ड केस, द कंप्लीट केस, इन ईच इन एवरी कंडीशन इट शुड बी अनलेबल्ड, ये तो अनलेबल्ड होगा, एंड हियर आल्सो ये भी अनलेबल्ड होगा, सॉरी ये लेबल्ड होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कंडीशंस किस तरीके से बन रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे उतने ही आपको लेबल्ड मिलेगा बैंड्स, जो बैंड की बात करते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो है लेबलिंग देखनी है, लेबल्ड बैंड्स हमें मिलेंगे, अनलेबल्ड वाले से मतलब नहीं होता, इसलिए तो हम लेबलिंग कर रहे थे गामा फॉस्फेट से, बिकॉज़ यू विल गेट द लेबल्ड बैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ये वेरिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं कि यू विल हैव, अगर मैं डीडी एटीपीज की बात करूं तो डीडी एटीपीज जहां जहां भी टी होगा वहां वहां पे ब्लॉक करेगा, यानी उतने ही फ्रेगमेंट्स मिलने चाहिए अगर देखा जाए तो। टी 2 है यहाँ पे, ठीक है ना, यानी 2 फ्रेगमेंट्स यानी 2 बैंड्स मिलने चाहिए, यू विल गेट द 2 बैंड्स हियर, गेटिंग द कंडीशंस। यानी कि ड्यू टू द बैंड्स, आप बैंड देख के बता सकते हैं कि इसमें जो है 2 टी होगा, देख के बता सकते हैं आप, ठीक है ना। और एक टी होगा जो कि सबसे एंड में होगा, पोजीशन आप देख सकते हो, एक ऐसा टी होगा आप, बहुत इंटरेस्टिंग है ये मतलब इस तरीके के जो विजुअलाइजेशन से देखो, नॉर्मल सीक्वेंसिंग तो मैं बता दूंगा, ये मैं कुछ आपको ऐसा बता रहा हूं जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, जो आपको हर जगह सीक्वेंसिंग में नहीं पढ़ाया जाएगा, कि कैसे आप हर एक चीज की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे निकाल सकते हैं। कि इसमें जो है आपको ये भी पता चल रहा है कि नीचे से अगर देखेंगे तो पहले दूसरे और थर्ड पोजीशन पे टी है, ठीक है, नंबरिंग अगर देखोगे तो फर्स्ट, टू, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ एंड 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाउ इट इज स्टैंडर्ड सीक्वेंसिंग यूज होता है। भाई साहब मैं पढ़ा दूं तो फिर क्वेश्चन पूछ लेना, आजकल के बच्चे एलकेजी से भी मतलब खतरनाक बैठे हुए, पढ़ाने नहीं देते हैं, नहीं यूज करते तो बता क्यों रहा हूं, दौरा थोड़ी पड़ा है मेरे को भाई, क्यों पढ़ा रहा हूं मैं फिर, पढ़ लो, अब थोड़ा पढ़ा लेने दो, डिस्टर्ब मत करो अब, अलग लेवल पे, ठीक है। आप लोग हर बैच में देखना जिसमें जो भी बंदा होगा, एक ऐसा बंदा होगा जो हमेशा क्वेश्चन पूछने वाला होगा। पिछले बैच का सुशांत याद है किसी को? कुछ लोग होंगे पिछले बैच के, है ना। और हर बैच में ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है ना, क्वेश्चन ही पूछता रह जाता है, क्योंकि उसका फोकस सुनने में होता ही नहीं है। एक अच्छा लर्नर सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बने तो बेटर होता है, तभी आप सीख पाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या ऑनलाइन जब मन गया तब टाइप करके पूछ लिया, क्या मतलब पढ़ने पढ़ाने, सुनेगा कौन भाई, सुनने के लिए, अच्छा लेक्चर सुनने के लिए होता है, ओहो, अरे सर हमें पता ही नहीं था सुनने के लिए लेक्चर होता है, मुझे लगा डाउट हर जगह में, सर अभी बताओ लेक्चर सुनने के लिए होता है, सुना करो पहले, बोले जाना कुछ और, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, कहाँ से घुसेगा। मैं सोच रहा हूँ कि बेटा बच्चे का दिमाग है, बच्चे के दिमाग में नॉलेज भरो, नॉलेज भरो, कुछ बोलोगे, कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सीख लोगे तो आपको क्या अमेजिंग टेक्निक है, लेकिन नहीं, सुनना ही नहीं है मेरी बात को, ठीक है। और पूरी की पूरी संगर में तो को ऐसे सेकंड्स में सॉल्व कर लोगे, लेकिन बोल ही नहीं देता मेरे को ना। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करो, क्या बोला मैंने, कि जिस हिसाब से आप देख पा रहे हो, मैंने बोला कि मुझे ये नहीं पता होता तो भी मैं इसको देख के बता सकता था कि मेरे, मैं अगर नीचे से नंबरिंग किया हूं, क्योंकि नीचे की तरफ 5 प्राइम इन होगा और ऊपर की तरफ 3 प्राइम इन होगा, तो मैं इसको देख के बता सकता हूं कि 1 2 3 यानी मैं हाइट के मतलब पहला ये पढ़ा इधर से जाते वक्त, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, ठीक है, फिर तीसरे के बाद ये फोर्थ इसके जस्ट ऊपर है, फिर उसके जस्ट ऊपर ये, फिर ये उसके ऊपर 6, फिर उसके ऊपर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, हाइट के बेसिस पे आप कहां पे कौन को चलते चले जा रहे थे, इसके बेसिस पे आप बोल दे रहे थे कि भैया ये टी होगा और ये टी होगा, है ना, थर्ड वाला और लास्ट वाला,
तो आप ऐसे जितने भी कितने बेस पेयर का डीएनए आप इसी बैंड से देख के बता सकते हैं। जरा इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरीके से कंडीशन काउंट कर सकते हैं। कितना है? कोई बोला 12, कोई बोला 10। कितनी काउंटिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें बैंड कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इस चीज को देखो, ऐसा क्यों रखा कि 10 ही बैंड्स है लेकिन है फ्रैगमेंट्स मतलब बेस पेयर 12? क्यों? क्योंकि ये जीजी प्राइमर है ब्रो। चलो कुछ लोग सुन देख रहे हैं, मेरे को लगा कोई बात ससुराल से आया है इसलिए जीजी बोल रहे हैं उसको, क्योंकि जीजी प्राइमर है यहाँ पे ना। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मैं समझाने जा रहा हूँ, दिमाग थोड़ी देर के लिए एकदम एकदम फोकस करके रखे रहना, मजा आ जाएगा। क्या कहोगे? अरे वाह, क्या बोला था कि मैं देखते ही आप बोल सकते हो कि इस पूरे सीक्वेंस में 2 टी हैं। दिख रहा है क्या 2 टी? देखो इसके बाद आप इस पूरे सीक्वेंस को देखते हुए बता सकते हैं कि यहाँ पे एक इस कंडीशंस पे टी था और यहाँ पे था। इसके बाद यहाँ पे जी किसके कॉम्प्लीमेंट्री ऐड होता है? सी होता है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 6th और 9th पे सी होगा। सी किसके कॉम्प्लीमेंट्री? जी होते हैं, तो जी जी और यहाँ पे क्या होगा? दैट इज योर जी होगा। और टी कहाँ कहाँ होता है? ए ए ए। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री वाली कंडीशंस की बात करी आपने। नीचे की तरफ से लिखना शुरू कर दो, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हो या क्या लिखा हूं मैं? अब ऊपर की तरफ लिखो 5 और नीचे की तरफ 3, क्योंकि अब जरा समझना मेरी बात को, इसमें सारे कंफ्यूजन खत्म। मैंने ऊपर क्यों 5 नीचे 3 लिखवाया, जरा समझिए। 5 प्राइम से शुरू करते हैं, 5 प्राइम से फिर ये हो गया टी, ये हो गया सी, टी सी ए ए, उल्टा चल रहे हैं, ए ए सी डी ए टी डी जी। मैं नंबरिंग को भी उल्टा कर रहा हूं, फिर ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर नहीं, क्योंकि अब हम डायरेक्ट ओरिजिनल की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यही आपका देखो 5 2 3 जो निकल के आया है वही तो डायरेक्ट टेम्पलेट है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री ये सब भूल जाओ, कंफ्यूजन सब भूल जाओ, सीधा सीधा जो है केस बन रहा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? आपको करना क्या है, बस नंबरिंग लिखनी है और कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है, आसान से हो जाएगा। देखो हर बार लोग क्या कहेंगे, पहले इससे आप कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, नीचे 5 प्राइम टू 3 प्राइम करके ऐसे करो जो मैंने अभी बताया था, फिर उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट्री करो। इतना करने में समय जाया और चीजें वेस्ट। अब इसी सीक्वेंस को जब आसानी से निकाल सकते हैं, देखो अब मैंने क्या किया कि ऊपर ये रहा बैंड, यहां से शुरुआत करनी है। या तो आप नंबरिंग लिखो या तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। जी वाले में सीसी लिख दो, सभी में टी वाले में ए लिख दो, सी वाले में जीजी लिख दो कॉम्प्लीमेंट्री, ए वाले में टीटी लिख दो, हो गया सीक्वेंस तैयार। अब देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, ऊपर शुरू करूंगा, अब एंड ए हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 3, क्योंकि हम ओरिजिनल कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जैसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 5 पे हो जाएगा सी टी जी ए सी टी टी सी जी सी। यही सीक्वेंस है आपका ओरिजिनल, देख लो मैच कराओ एंड के साथ और सीक्वेंस के साथ। यही चीज आपको समझा रहा हूं कि आपको सेकंड, आपको कॉम्प्लीमेंट्री कंफ्यूजन कौन क्या कुछ खत्म, ओरिजिनल सीधे सीधे निकाल सकते हैं सेंगर से। बस तरीका थोड़ा सा बदलना है। जिस तरीके से लूप काउंट करवाते हो वो काउंटिंग नहीं सुनिए, आपको कॉम्प्लीमेंट्री घुमाना है वहीं पे। ये समझना है कि हम डीटीटीपी कहां कहां पे रुक रहा है, ये कहां कहां पे रुक रहा है, यही अगर आपको पता होगा तो अपने आप हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री करना है। हर एक क्वेश्चन जो है आपके आसानी से सेकंड्स में बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे ये डायग्राम पाथफाइंडर बुक से लिया गया, इन्होंने एक रैंडम सीक्वेंस दिया, वैसे ये पता नहीं होता, आप 4 रिएक्शन मिक्सर बनाएंगे, उसमें से बैंड्स होंगे और उसके बाद आपको सीक्वेंस होंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का इन्होंने बताया है, फिर उसके बाद जो है फिर उसका ओरिजिनल निकाला। क्यों करना है ये? क्यों इतने प्रोसेस के ऊपर मेहनत करनी है? हम सीधे बैंड्स को देखते हुए उसका कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर सकते हैं और सीधा सीक्वेंस जो है निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे यहीं पे सैंगर मेथड में आपको दिया गया। अब इसमें क्या किया कि पहले आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए उल्टा सीक्वेंस करके, फिर उसका जो है इनपुट टेम्पलेट इंस्टेंट ऐसे निकालिए। या दूसरा तरीका क्या समझिएगा कि अगर यहाँ पे जैसे ए सी जी टी लिखा है, तो दिस इज नॉट एक्चुअली द एजीसीटी, दिस इज द डीडी एटीपी डीडी सीटीपी डीडी जीटीपी एंड डीडी टीटीपी, ये एक्चुअली में होता है। और इसके कॉम्प्लीमेंट आपको करना कुछ नहीं, बस हर एक पेज का कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो। बस यहाँ पे टी टी टी, ए के बदले में टीटी कॉलम, सी के बदले में जीजी, जी के बदले में सीसी और टी के बदले में ए ए, हो गया। और ऊपर की तरफ 5 प्राइम और नीचे की तरफ 3 प्राइम काउंट कर लो, ए जी सी टी टी सी ए जी टी सी। है ना कमाल का? सोच रहे होगे कहां थे गुरु? सेम काइंड ऑफ थिंग्स। अब यहां से आप नीचे से ऊपर करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे एंड उसके बाद आपको करोगे। मैंने सिंपल एंड स्ट्रेट शब्दों में बोला करना क्या है, कॉपी। ए है तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने टीटी, टी है तो क्या लिख दिया मैंने ए और जी है तो मैंने क्या लिख दिया सीसी, और सी है तो लिख दोगे तो आसान हो जाएगा। ऐसे मन में सोचोगे तो कंफ्यूजन गलत कर सकते हो, इसलिए लिख लो आसानी से, एक एक कॉलम में लिख लो पूरा का पूरा, तो अब आसानी से रीड करने में आसानी होगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए टी जी सी ए सी ए टी, कोई सीक्वेंस है, कोई अंतर हो तो बता दो ओरिजिनल। अब ओरिजिनल पता है तो उसका तो टेम्पलेट कोई भी निकाल सकता है। दिस इज इट, ये आपका सैंगर मेथड, ठीक है। अब सैंगर मेथड के ऊपर जब बात करने की कोशिश करते हैं तो एक आता है ऑटोमेटेड सैंगर सीक्वेंसिंग। कोई बोला ठीक है, नाराज मत हो भाई, ऑटोमेटेड सैंगर सीक्वेंसिंग के ऊपर बात करो। कुछ लोग सोच रहे होगा ये कौन सा नया टेक्निक है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक ठाक ही तो है, ये तो मैं भी कर सकता था। तो करो ना, कब करोगे? चलो देखो मैं मी मटेरियल नहीं हूँ, बट हो जाता है कभी कभी गलती से। ऑटोमेटेड सैंगर सीक्वेंसिंग इज नथिंग, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है आपने डी एटीपी डी सीटीपी डी जीटीपी और डी टीटीपी का जो है वो कलर अलग अलग कर दिया। तो हर एक डी एनटीपी जो है हर एक अलग तरीके का फ्लोरेसेंट जो है वो लेवलिंग शो करेगा। तो क्या करेगा, फ्लोरेसेंस गया तो जो आएगा उस कलर का फ्लोरेसेंस होगा, ए के लिए ये, जी के लिए ये, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस मिलेगा वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। अब लेकिन ये काम आपको बैंड वगैरह रन करने की जरूरत नहीं है। अभी तक हम क्या करते थे, फ्लोरेसेंस को ऑटो रेडियो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करते थे, फिर हमारे पास बैंड्स आते थे ऐसे, और इन बैंड्स को जो हम कैलकुलेट करते थे। लेकिन क्या किया इन्होंने, कुछ लोगों ने कहा कि अब फ्लोरेसेंस से बैंड क्यों करना, हम जो है डिटेक्टर यूज करें, फ्लोरेसेंट डिटेक्टर्स,
और उसमें डेटा फीड कर दे कि इस कलर का फ्लोरेसेंस आया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री तुम ये ऐड कर देना, बात खत्म। तो उसने क्या किया कि सीक्वेंसिंग रिएक्शन में ये जो फ्लोरेसेंस निकल रहे थे इनको जो है पास करता है, ये डीएनटीपीज जो है अलग-अलग फ्लोरेसेंस लेबल जनरेट करेंगे, सीक्वेंसिंग रिएक्शंस होंगे, ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग कैपिलरी से वो जाएगा, पास होते हुए सीक्वेंसेस लेजर उनको डिटेक्ट करेगा और एक ऑटोमेटेड प्रिंट आउट कुछ इस तरीके से जनरेट करेगा। क्योंकि इंजीनियर लोगों ने दिमाग लगाया, हर एक 4 कलर का फ्लोरेसेंस के अगेंस्ट 4 तरह के बेसिस को जोड़ दिया, तो ये ग्राफ जैसे-जैसे फ्लोरेसेंस आ रहा है वैसे-वैसे आपको सीक्वेंस आ रहा है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री करके टेम्पलेट निकाल देंगे। समझ में आई बात? सो दिस काइंड ऑफ केसेस देयर। ठीक है? ए के लिए जो कलर रखा जाता है वो है ग्रीन, जी के लिए येलो, सी के लिए ब्लू और टी के लिए रेड। ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग में जो कंडीशंस बात की जा रही थी, तो कौन सा फ्लोरेसेंट आप रखते हैं? वैसे जनरली यही रखते हैं, पर ठीक है, आप ग्रीन जो रखते हैं, मेरे पास भी कलर चॉइसेस है, मैं भी कर सकता हूँ। अगर आप ग्रीन रख रहे हैं तो ये है आपका डी एटीपी। अगर आप ब्लू रखते हैं तो डी सीटीपी। एक स्टैंडर्ड रखा जाता है, आपको कुछ और करना आप कर लो, स्टैंडर्ड यही होते हैं। हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड होता है ना, कहीं पे भी जो ग्राफ बनता है वो सीक्वेंसिंग के थ्रू जो ग्राफ होता है तो एक यूनिक होता है थ्रू द वर्ल्ड कि ग्रीन कलर दिख रहा है तो ऑटोमेटिक समझे कि ये जो है ये है ना। सब एक साइंस जो है हमेशा एक होमोजेनाइज करने की कोशिश करता है। पता लगा आप ग्रीन करो, कोई कहता नहीं मैं ब्लू करूंगा, अब किसी ने कहता नहीं मैं बेबी पिंक करूंगी, कोई कहता नहीं मैं पर्पल करूंगी, तो आप अपने अपने हिसाब से करते रहो, यूनिवर्सल कुछ रहा नहीं। तो आपको बार-बार डेटा देखने के बाद बार-बार ये पढ़ना पड़ेगा कि आखिर कौन सा कलर किसके लिए यूज हुआ है, तो वो टाइप थिंकिंग, इसलिए क्या होता है यूनिवर्सल रखा जाता है जनरली। ठीक है, अब इसके बाद मैंने बताया था येलो, वो होता है आपका जीटीपीस एंड रेड डीटीपीस। समझ में आई बात? क्या बात है, चारों कलर कॉम्बिनेशन मेरे साथ मिल गए। यही है, बस फर्क इतना है कि जनरल केसेस में हमें जो है हम इसको एक रोज पे रन करते थे और उसको फिर देखते थे, लेकिन ऑटोमेटेड में ये काम डिटेक्टर का होता है। यहाँ पे जो डिटेक्टर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, अच्छा इस कलर का फ्लोरेसेंस है तो ये वाला हो रहा होगा, इस कलर का होगा तो ये, वो काम करके अपना आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, सैंगर मेथड में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कैसे सीक्वेंस निकालना है, ओरिजिनल का आपको पता चल जाता है। जो तरीका मैंने बताया वो तरीका अपना सकते हैं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री रखना है, जहां पे भी सैंगर की बात है तो कॉम्प्लीमेंट्री रख लो, सीधा ओरिजिनल निकाल दो, बिना किसी जो है ताम झाम इधर उधर कोई कंफ्यूजन की। जी बताइए कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद मैं मैक्सिमम गिलबर्ट बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा। सर जब लैब में ज्यादा फंडिंग आती हो तो ऑटोमेटेड, जब लैब में ज्यादा फंडिंग आए तो समोसा छोला खाया करो, वीटी जाके, वो भी हर चीज मशीनों पे और चीजों पे बेस नहीं करना, कुछ अपने लिए भी एंजॉय करना होता है। एक चिल पिल मैन, रोबोट नहीं बनना है ना। हमारे लैब में है सैंगर सीक्वेंसर, तो क्या करूं मैं, जॉब छोड़ दूं? दैट्स नाइस, दैट्स सो नाइस, आपके लैब में है सैंगर सीक्वेंसर, ओह दैट्स अमेजिंग। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना था प्लीज। मैं भूल गया था कि मैं एक्चुअली में मुझे पोलाइट होना, काफी दिनों बाद जुड़ रहा हूं तो मैं ओरिजिनल वेरिएंट वाले कंडीशन में था। हां बताओ सर, प्रीवियस कमेंट में था, ओके क्या हो गया भाई? हो गया, अच्छे लगते फिर आप ओरिजिनल ही, कितनी तोड़ देते हैं हम ओरिजिनल में ना तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, पढ़ाई करिए, अच्छा लगना नहीं लगना थोड़ी कुछ होता है, ठीक है। हम जिएंगे भी उन्हीं के साथ, खाएंगे भी उन्हीं के साथ, मरेंगे भी उन्हीं के साथ, ठीक है। नून रोटी खाएंगे, जिंदगी यहीं बिताएंगे, ठीक है। सर आज अलग लग रहा है, काफी खुश लग रहा हूँ मैं। कोई बोला नहीं अभी तक, मैं वो इंतजार करूँ कोई तो बोले कि सर आज ज्यादा खुश लग रहा है, ताकि मैं लास्ट में गुस्सा करूँ। शायद सर सैलरी इंक्रीमेंट, शायद यार अगर हो जाता तो मैं आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरे से पढ़ने नहीं चाहता कोई तो प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जा रही है, सब्सक्रिप्शन ले नहीं रहा है और सैलरी इंक्रीमेंट सब उसी पे डिपेंड करता है। चलो मैक्सिमम रिवर्ट मेथड, अरे मैं रोज ही खुश रहता हूँ, बस आप लोगों की जो है, आप लोगों की मेहरबानी होती है कि रंग उतार देते हैं चेहरे का, नहीं ऐसे में बहुत खुश इंसान हूँ। क्वेश्चन आ गया सर, डीएनटीपीस में एडेनिन और डीडीएनटीपीस में भी एडेनिन कंपटीशन कॉज नहीं करेगा? बिल्कुल कंपटीशन कॉज करेगा, और जो अवेलेबल होगा उसको लेके बाइंड करा देगा। तभी तो इतनी पॉसिबिलिटीज बन रही है ना कि एक हो सकता है कि डीएनटीपीस आए तो वहां पे टर्मिनेट ना हो, और डीडीएनटीपीस आ जाए तो वहां पे ब्लॉक हो जाए, तो कंपटीशन हो रहा है, तभी वहां पे पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, तभी वहां पे जो है एक बार वहीं पे ब्लॉक हो रहा है तो एक बार उसके आगे चला जा रहा है, क्योंकि एक बार जो है ये पॉसिबिलिटीज हम एज्यूम करें कि एक बार वहीं पे डीडीएनटीपीस को सिलेक्ट किया गया है, और एक बार ये है कि वहां पे हो सकता है डीडीएनटीपीस की जगह डीएनटीपीस को सिलेक्ट किया गया, तो बिल्कुल होगा। ठीक है चलो आगे बढ़ा जाए। सर वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर हूँ, कुछ नया बोला करो यार, ये थक गया चुका हूँ सुन के मैं। मेरा सब्सक्रिप्शन ओके, ऑल द बेस्ट आफ्टर दैट। ये बेस्ट एजुकेटर ठीक है यार, कुछ नया बोलो। विराट कोहली को बार-बार यार पता है गोट है वो अपनी इंडस्ट्री का। मैं विराट कोहली अच्छा चल रहा है तो मैं बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा अच्छा वक्त आने वाला है, दैट्स इट। ठीक है, उसका फॉर्म आ गया, बस मेरे को सेंस आने लगा कि अब मेरी भी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें ऑटोमेटिकली आने वाली हैं। इसी बात की मैं खुश रहता हूँ कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची है। आई एम वेरी ग्रेट क्रिकेट लवर। मैक्सिम गिलबर्ट, लेट्स टॉक अबाउट इट। चलो ठीक है, हो गया ब्रेक, शादी भी हो गई, अरे एक लड़की भी है ना। जल्दी पूछो, मैं अगला टॉपिक शुरू करने वाला हूं। मैक्सिम गिलबर्ट छोटा सा, फटाफट पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी पूछो ऊपर कमेंट में। अब ये भाई साहब मैं कमेंट स्क्रॉल करूंगा, आपका क्वेश्चन कहां गया भाई? सर हम 4 डीडीएनटीपीस ऐड नहीं करते ताकि अलग से सीक्वेंस का फॉन्ट्स। मैं आपका मतलब नहीं समझा, हम चारों डीडीएनटीपी ऐड करते हैं लेकिन एक साथ ऐड नहीं करते, क्योंकि एक साथ ऐड करेंगे तो हो सकता है कि सीक्वेंस बनी ना। अब सोचो चारों डीडीएनटीपी आप ऐड कर लो तो हो सकता है सीक्वेंस बनी ना, अगले पे भी ना वही ऐड हो, अगले पे भी तो वहां पे सीक्वेंसेस की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाएगी, तो सीक्वेंसिंग करोगे कैसे? आप इसीलिए सिर्फ एक ऐड करते हो क्योंकि आप उसमें से एक ही जगह पे ब्लॉक होगा,
जैसे मेरे को अगर ए है तो यहाँ पे जो है ये सिर्फ एक ही जगह पे ब्लॉक हो, अब सारों के सारों ऐड कर दो तो यहाँ भी ब्लॉक, यहाँ भी ब्लॉक, यहाँ भी ब्लॉक, तो दिक्कत हो सकती है। दैट्स व्हाई अलग-अलग रिएक्शन मिक्सचर्स होते हैं और सीक्वेंस को पता करने में आसानी होती है। ठीक है, चलो वापस आ जाइए, मैक्सवेल गिलबर्ट के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। ये वो गिलबर्ट नहीं है जिनकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी आप पढ़ते हैं, ये अलग है। तो मैक्सवेल गिलबर्ट ने जो है डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड के बारे में इजाद किया था। क्या किया था? इन्होंने कहा कि नहीं, जो सैंगर मेथड आप यूज कर रहे हैं वो मस्त है लेकिन मजा नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि यार इतनी आसानी से कैसे, तो इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया। कहा कि नहीं, मैं जो है वो चेन टर्मिनेशन में केमिकल डिग्रेडेशन मेथड करूंगा। क्योंकि अभी तक लोगों ने, सोचो इन्होंने या लोगों ने कोई दिमाग लगाया ही नहीं कि जो सेंगर मेथड है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री से सीधे हम ओरिजिनल स्ट्रैंड निकाल सकते हैं। इवन सेंगर ने खुद नहीं लगाया और लोग अभी भी वही पढ़ा रहे हैं। जो मैंने आपको भी बताया कि हमें जरूरत क्या थी कॉम्प्लीमेंट्री निकालने की, हम तो सीधे सीक्वेंस से ही ओरिजिनल निकाल दे रहे थे। खाली करना क्या था, बेसिक सा दिमाग में चीज रखनी थी कि हमें जो है ऐड ऑन करना है कॉम्प्लीमेंट्री को वहां पे। ठीक है, लेकिन आज भी वही चल रहा है और वही एक डिसएडवांटेज बना सेंगर मेथड का। सेंगर मेथड में लोगों ने कहा कि यहाँ पे डायरेक्टली ओरिजिनल स्ट्रैंड तो आ नहीं रहा और उसी चीज को उन्होंने कहा नहीं, मैं इसका तोड़ निकालूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ओरिजिनल निकालूंगा, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। ठीक है, कैसे, चलो समझते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने जो है रेडियोएक्टिव लेबलिंग एट वन एंड, एक एंड पे जो है आपने रेडियोएक्टिव लेबलिंग कर ली और उस फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि केमिकल से जनरेट किए गए। इनमें कई सारे केमिकल्स को यूज किया जाता है और उन केमिकल्स जो है वो जनरेट करते हैं कुछ स्पेसिफिक जो कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड पे ब्रेक्स के लिए। वो चार पॉसिबिलिटीज होती है कि या तो वो जी पे ब्रेक करे, या तो वो ए प्लस जी दोनों पे करे, या तो वो सी पे काम करे, या तो सी प्लस ई दोनों पे काम करे। यहाँ पे भी चार कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 एज वेल एज 4। अभी जो फ्रैगमेंट जनरेट होते हैं उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करिए और उसके बाद जो है वो एक्सरे फिल्म ऑटो रेडियोग्राफी ले जाके विजुलाइज करिए और फिर आंसर निकालिए। क्या है वो, कौन से रिएजेंट्स हैं, उन रिएजेंट्स के बारे में बात करते हैं। क्योंकि इनका मेथड टर्मिनेशन पे नहीं है, इनका मेथड डीडीएनटीपीस पे नहीं है। डीडीएनटीपीस पे बात करने वाले सेंगर थे, टर्मिनेशन पे बात करने वाले सेंगर थे। सेंगर ही जो थे जिन्होंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए फिर ओरिजिनल निकालिए, लेकिन हमने उसका आपको तोड़ बता दिया कि वो डायरेक्टली भी ओरिजिनल अपन लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो ट्रिक है, वो ट्रिक है। पेपर में अभी भी अगर आप सेंगर मेथड लिखेंगे तो आप ओरिजिनल सेंगर से ही काम करेंगे, पहले कॉम्प्लीमेंटरी निकालेंगे फिर ओरिजिनल निकालेंगे। रिसर्च पेपर में कहीं सेंगर मेथड यूज करना तो वैसे ही लिखना, मेरा ट्रिक मत लिख देना, ये वैलिड, ये कहीं मैंने पेपर में पब्लिश नहीं किया है कि इसको वैलिडेट आप कर लोगे कि हाँ ये रेफरेंस डाल दोगे। ये सिर्फ आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया। ऑल्दो कल को मैं पेपर में पब्लिश कर दूंगा तो हो जाएगा, ठीक है, बट करना नहीं है मेरे को क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे को सिर्फ आपको काम आसान करना है। तो बेस स्पेसिफिक रिएक्शन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो चार रिएजेंट्स यहाँ पे हैं, रिएजेंट 1, रिएजेंट 2, रिएजेंट 3 एंड रिएजेंट 4। ठीक है, रिएजेंट 1 के ऊपर जब हम बात करते हैं तो रिएजेंट 1 जो है उसमें डीएमएस यूज किया जाता है, डाइमिथाइल सल्फेट। डाइमिथाइल सल्फेट यानी डीएमएस जो है वो गुआनिन को मॉडिफाई करते हैं N7th पोजीशन पे और ओपन कर देते हैं रिंग C8 और C9 के बीच में। अब देखिए ये है गुआनिन का बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें C8 और N9 जो है इस रिंग को ओपन करने वाला डीएमएस है, डाइमिथाइल सल्फेट। दूसरा रिएजेंट है फॉर्मिक एसिड जो कि प्यूरिन पे काम करता है और प्यूरिन दोनों होते हैं एडेनिन गुआनिन। ये ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड पे जाके प्यूरिन पे काम करता है, एडेनिन और गुआनिन पे। तो रिएजेंट 1 डीएमएस वर्क्स ऑन G only. Second reagent formic acid works on A plus G. Now the third reagent is hydrazine. Hydrazine breaks the ring of pyrimidine. Pyrimidine बोले तो T plus C और C plus T. So we can say that hydrazine works on C plus T. And whereas the presence of salt, that is NaCl, it breaks the ring of cytosine only. मतलब ये सिर्फ C पे काम करता है। Now अब हमें कैसे कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि अगर बैंड जो है किस तरीके से प्रेजेंट हो। तो सी, अगर बैंड A plus G में प्रेजेंट है एज वेल एज G में दोनों में प्रेजेंट है, इसका मतलब है G है, क्योंकि G है तभी यहाँ भी है और G है तभी यहाँ पे भी। अगर सिर्फ वो A plus G में हो तो सिर्फ एक है, ठीक है, सिर्फ एक है। और सिमिलरली केसेस में यहाँ पे भी वैसे चलेगा, T plus C में अगर बैंड हो और C में हो, दोनों में हो तो वो आपका C है, और अगर सिर्फ T plus C में है तो वो आपका T होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, है ना। किस तरीके से आपको करना है, इसका भी तोड़ है अपन के पास, टेंशन क्यों लेने का ब्रो। चलो समझने की कोशिश करो। आपको चार रिएजेंट बताए गए, डीएमएस, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन एंड सॉल्ट। DMS works on guanine only, formic acid works on A or G, and the hydrogen works on C, T or C, and salt works on C on V. आप इस पूरी कंडीशन में ये कॉन्सेप्ट याद रख रहे हैं कि कौन क्या मॉडिफाई करता है। अगर बुद्धि में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और दिमाग में रखने की बात हो तो जो A plus G हो इसको A याद रखें, मतलब ये एक G को भूल जाएगा, G से हमें मतलब नहीं, क्योंकि G अलग हो चुका है ना, तो यहाँ पे A रख लीजिए, और C अलग हो चुका है तो C को भूल जाए, T plus C में C को भूल जाए और इसको T एज्यूम करें। बस इतना एज्यूम करना, कहानी क्लियर, कंफ्यूजन क्लियर। जो इसमें है सिर्फ G वाले कॉलम में देखिए, जहां जहां पे G होगा वो G होगा, जो सिर्फ इसमें होगा A plus G में वो A होगा, और जो सिर्फ T plus C में होगा वो TT होगा, और जो सिर्फ इसमें C वाले में होगा वो आपका CC होगा। चलिए एक बार क्वेश्चन करके दिखाते हैं, एक बार एग्जांपल दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा लाइक किस तरीके की बात हो रही है। सिमिलर कंडीशंस हैपेंस विद द केसेस। यहाँ पे ये आपके पास डीएनए है, ये ऑब्टेन अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहाँ पे कोई भी टर्मिनेशन या कोई भी इलॉन्गेशन जैसी बात नहीं हो रही थी, इसलिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री जैसा मिलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके पास हमने एक एंड पे लेबल कर दिया, लेबल करने के बाद इसको क्लीवेज किया स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स पे। वी हैव यूज्ड 4 डिफरेंट कंडीशंस, और उसके बाद आपके पास ये बैंड मिला। एक हो सकता है कि आपके पास C plus T हो, एक उस तरीके के कंडीशंस पे अपीयर होगा, एंड आप उसी तरीके से जो है बैंड्स के नंबर को पा जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, एक है G, एक है G plus A, एक है T plus C, एक है C। अब इसको एज्यूम करिए कि ये G तो है, ये A है, ये T है और ये C है। तो ये देखिए, ये T plus C में तो T होगा, ठीक है, ये जो है A वाले में है तो A। अब देखिए G में है, G वाला जहां कॉमन जा रहा है तो इसको G में रखेंगे, सिर्फ इसमें होना चाहिए। अगर ये सिर्फ इसी में है तो उसको A लिख दिया, सिर्फ इसी में A लिख दिया, फिर उसके बाद सिर्फ T और C दोनों में है तो C, इस दोनों में है तो C, सिर्फ इसमें है तो T, सिर्फ इसमें है तो A, दोनों में है तो G। ये कहानी होगी। लेकिन सीक्वेंस का ओरिएंटेशन कैसा होगा, नीचे 5 प्राइम होगा और ऊपर 3 प्राइम होगा। याद रखें, नीचे 5 प्राइम और ऊपर 3 प्राइम, इस तरीके से आपको मिलने वाला है, और यही आपका ओरिजिनल स्ट्रैंड है, यही आपका टेम्पलेट है। एक रिएजेंट के लिए आपने यूज किया था डीएमएस, डाइमेथाइल सल्फेट, एक के लिए आपने पिपरीडीन फॉर्मेट या फॉर्मिक एसिड यूज कर सकते हैं, तीसरे के लिए हाइड्रोजन जो कि T और C, और एक में सॉल्ट यूज कर सकते हैं। ये कहानी आपके लिए, दैट इज फॉर योर मैक्सवेल गिलबर्ट। जैसे यहाँ पे देखिए सीक्वेंस C, D, A plus G, A plus G, T plus C, C। हमेशा मैक्सवेल गिलबर्ट में जो है आप 5 प्राइम नीचे लिखें और 3 प्राइम ऊपर लिखें, और यही आपका ओरिजिनल है। लेकिन सीक्वेंसेस कैसे करने देखिए, नीचे की तरफ से शुरू करो, सिर्फ A plus G में है तो ये A होगा,
सिर्फ टी प्लस सी में है तो टी होगा, टी प्लस सी और सी दोनों में है तो सी होगा, दोनों में है तो सी होगा, एक में है तो टी, दो में है तो जी, एक में है तो ए, एक में है तो ए, एक में है तो टी, एक में है तो ए, दोनों में तो सी, एक में टी, दोनों में तो जी। समझ में आ गया ये सीक्वेंस आपके? कभी कभी ये सीक्वेंस आपको एंड के हिसाब से जो है उल्टा दे देगा, तो आप हमेशा एंड को क्लियर रखे कि हमारा एंड कैसे है, 3 प्राइम ऊपर और 5 प्राइम नीचे, तो ऑप्शंस में आपको क्या दिया गया, हमेशा एंड और सीक्वेंसेस आपको कंफ्यूज कराने के लिए ही दिए जाएंगे। जैसे एक प्रॉब्लम यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए, फिर उसके बाद ओरिजिनल करिए, याद रखिए कौन सा मेथड यूज किया गया, ठीक है ना। तो ये जो है सेंगर मेथड के ऊपर बात कर रहा है। सब चेन टर्मिनेशन के दोनों जी बिल्कुल, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन वाले क्यूट क्यूट सीक्वेंसिंग होते हैं। यहाँ पे पहले देखिए कॉम्प्लीमेंट्री निकाला गया है और फिर उसके बाद ओरिजिनल टेम्पलेट निकाला गया है, लेकिन आपको ऐसा हरगिज नहीं करना है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, मैंने जो तरीका बताया वो अप्लाई करना, वो आदत में डालिए। ऊपर की तरफ लिखिए 5 प्राइम और नीचे की लिखिए 3 प्राइम। जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी 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 आपने लिख दिया, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी टी टी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए ए और सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी जी। क्या इस तरीके से कितने लोगों ने सॉल्व किया है, या सबने चीटिंग करी है? ठीक है, तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप इसको आपको करना है। तो 5 प्राइम ऊपर है, ए फिर टी फिर जी फिर सी सी फिर टी फिर जी फिर ए फिर सी फिर टी। हो गया सॉल्व? किससे मैच कर रहा है? सी सीक्वेंस से, सी ऑप्शन से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे जब डी डी एटीपी दिया है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि सैंगर मेथड है ना, आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सम गिलबर्ट में ए प्लस जी सी सी प्लस टी दिया रहेगा, तो वो ऑप्शन इसमें है ही नहीं। अब इसमें आपको ऑप्शंस बताने हैं, मैं यहाँ पे आपके ऑप्शंस लिख रहा हूँ, तब तक के लिए आप सॉल्व करें। डन, चलो ठीक है। ओरिजिनल सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करना है ना, क्लियर है। एक ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अलग है, इधर वाली प्रॉब्लम अलग है। पहले आप लेफ्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट वाला अभी रहने देंगे। ये लोग सोच रहे हो ओहो ये तो चीटिंग मार लेते हैं, फिर भी 9%, 10%, 3%, यानी 13% लोग चीटिंग मार भी नहीं पाता है। भाई साहब लिखा है एक्सप्लेनेशन की 5 प्राइम इंड से टीटीटी होगा, एक ही ऑप्शन में टीटीटी आ रहा है। इस ऑप्शन का सीक्वेंसेस जो है वो यहाँ से बताने थे। और कुछ लोग तो आप लोग बताएंगे इसका सीक्वेंस, मैं लिखूंगा नहीं, कौन देखते बताता है। कुछ लोग तो दुखी होगा कि सर हमने 5वां किया था आपने दिया ही नहीं। किसी को मेरी क्लास में बुरा तो नहीं लगता ना किसी बात का? सच सच बताओ, लगता भी होगा तो मेरा क्या। स्वाति ने सबसे पहले बताया, और कहाँ हैं लोग? 5 प्राइम टू 3 प्राइम टेम्पलेट डीएनए, कौन बता रहा है सीक्वेंस? अभी तक किसी का आया नहीं। ओके, शुरुआत करनी है, सबसे पहले लिख लेना होता है ना, लिखना होता है कि ये ए है ए है ए है, ऐसे लिखना क्या नहीं, लिखना है यहाँ पे कि ये भैया टी है कॉम्प्लीमेंट्री, ये भैया जी है जी है जी है जी है, ये भैया सी है सी है, और यहाँ पे जो है ए। कर लो, आंसर निकाल लो, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 प्राइम से ऊपर की तरफ 5 नीचे की तरफ 3, ये हो जाएगा ए सी जी जी टी ए टी ए जी सी ए जी सी टी, ठीक है। नहीं आने वाला। अब देखो पूरी की पूरी कंडीशन में आपके टेम्पलेट डीएनए में अकॉर्डिंगली 3 टी आने चाहिए।
कभी कभी क्वेश्चन में अगर आपको जो है सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम हो तो आप इस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन इसके हिसाब से टी के बदले 3 जगह पे ए आना चाहिए, यानी हमारे टेम्पलेट में 3 ए होना चाहिए, उससे ना ज्यादा ना कम। इसमें देखो 3 ए यहीं पे है, ये होगा नहीं। इसमें भी 1 2 3 3 इधर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो 1 2 3 सिर्फ इसी में है, इसमें 1 2 3 इसमें भी है, ठीक है, ये भी हो सकता था 1 2 3 4 ये, तो इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। इवन अगर आपको सीक्वेंसिंग में टाइम लगता है तो आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके और शॉर्ट कर सकते हो अपने सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है ना। सीक्वेंसिंग के बजाय ऑप्शंस जब आपके पास अवेलेबल हो तो, जैसे अब ये क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन सी कॉलम में जी 2 होने चाहिए, ठीक है ना, जी 2 होने चाहिए। देखो अगर इसमें क्या है 1 2 3 जी नहीं हो सकता था, 1 2 3 नहीं हो सकता था, 1 और 2 दो ही है, इसमें 1 2 है, इसमें जो है एक ही है, तो इसमें भी दो ही ऑप्शन मिल रहे थे। अब बाकी किसी और से कर लेते कि सी 3 होने चाहिए थे, अब इसमें देखो 3 सी है, इसमें भी है, तो बाकी मैच कर सकते थे आप उसी अकॉर्डिंगली और सॉल्व कर सकते थे, तो आपके ऑप्शंस कई सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना। सेम काइंड ऑफ कंडीशंस यू कैन यूज। सीएसआर को भी पता लग गई है तो क्वेश्चन देगा ही, राइट। एक तो दिमाग होना भी कितना गुनाह हो जाता है ना कभी कभी, है नहीं तिवारी भाई? तिवारी भाई इतना कूल रहता है ना, इसको देख के लगता है क्या मस्त टपरी पे चाय पीता होगा, मस्त दूध कहता था भैया चाय पिलाओ बस, सीएसआर की टेंशन ही नहीं है, सर बढ़ा रहे हैं निकालेंगे। कैसा कूल रहता है भाई क्लास में ना, डर ही नहीं लगता कुछ लोगों को। मेरे को लगा टपोरी टपोरी और टपोरी में ज्यादा फर्क नहीं होता, जो टपोरी पे खड़े होते हैं वही टपोरी होते हैं। मैं भी हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करोगे? ऑप्शन तो है नहीं, सीक्वेंस बता दो 5 to 3 ओरिजिनल, कौन बता रहा है? लिख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं, डी के बदले सी 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 सी, ए के बदले टी 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 टी, ए ए, जी 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 जी, ठीक है। कोई बाहर से भी सुनेगा तो कहता है ये कितनी रिस्पेक्ट करता है, सबको जी जी बोल रहा है। फिलहाल के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ से शुरुआत करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। दिस इज लाइक टी सी सी टी जी ए टी 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 सी जी 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 टी ए सी। किसी को कोई समस्या? अब देखो इसमें ऑप्शन थोड़े छोटे नजर आ सकते हैं, लेकिन आपकी उम्मीद छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। दिख रहा है ऑप्शंस? चलो कोशिश करता हूं मैं दिखाने की। ये जो है ऊपर, ये ए है, ये टी है, ये सी है और ये टी है, ठीक है। अब देखो आप जो है इसमें टेम्पलेट का डबल स्टैंडर्ड दे दिया है, तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें आप एक ही स्टैंड को लेकर चलो 5 to 3, उससे काम हो जाएगा आपका। मेरे को आंसर बताना है एबीसीडी में से, कर लेने के बाद डन लिखना है। डन। क्या बात है यार, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रो हो गए होंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। नंबर से भी आंसर निकाल सकते हो ना? कुछ और क्वेश्चन कराऊं या छोड़ दूं? ये भी कर लो। नो यस सर वी आर प्रो, ओके यू आर प्रो आई एम प्रो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करिए। डन। नंबर काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सबने चीटिंग करी भाई साहब, ये मिसप्रिंट है, सभी में डीडी एटीपी दिया हुआ है, इसी हिसाब से मैंने ये करेक्ट किया है ना। उस हिसाब से डीडी सीटीपी में जो है 3 बैंड, मतलब कि जी कितने होने चाहिए? जी होना चाहिए 3, 3 डी देखूंगा 1 2 3 हो सकता है 1 2 3 1 2 3, यानी ये ऑप्शन सेट करने वाला बहुत इंटेलिजेंट है। यानी कि अब जो है हम उस ऑप्शन में जाएंगे जहाँ पे ट्रिक काम ना करे, मतलब अब हमें अपने पर्टिकुलर सेकंड वाले मोड पे जाना पड़ेगा। यहाँ से शुरुआत, इसने हॉरिजॉन्टल दे दिया तो हॉरिजॉन्टल काम करेंगे, ठीक है ना। बट लगातार नहीं है, बिल्कुल यू कैन से दैट। ये भी अच्छा है कि ये तीनों जी लगातार नहीं है, 3 जी तो है लेकिन लगातार नहीं, नॉट कंसिस्टेंट, तो ये 2 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है अगर आप देखें तो इन 2 केसेस, बाकी अब आप मैच कराइए, सीक्वेंसेस को लेके जाइए, और जीटीए जीसी सीटी एटी जीएटी ये दोनों ऑप्शन सेम है ब्रो, लेकिन अब इसमें एंड का खेल है, एक 5 प्राइम से शुरू है तो एक 3 प्राइम से, आपको बस एंड का खेल है, यानी कि अब हमें जो है 5 प्राइम एंड के हिसाब से सी जो ये जी जो है वो तीसरे नंबर, अगर इधर से शुरुआत कर रहे हैं तो जी जो है हमें कितने नंबर पे मिलने चाहिए? 5 प्राइम एंड से तीसरे नंबर पे, इधर से मिल भी रहा है, सब सही चल रहा है, लेकिन 5 प्राइम एंड से तीसरे नंबर पे मिलने चाहिए, इसके हिसाब से देखिए तीसरे पे नहीं मिल रहा है। अगर देखो तो हमारा ये वाला 5 प्राइम है तो इसके हिसाब से थर्ड नंबर पे 1 2 थर्ड नंबर पे जी होना चाहिए, इसके हिसाब से थर्ड पे जी होना चाहिए, ए है उसके हिसाब से थर्ड पे जी होना चाहिए, ये सीक्वेंस होगा। ये भी कर सकते हैं, बाकी तो आपने सीक्वेंसिंग पूरी निकालनी आती है वो कर सकते हैं।
मैं दूसरा तरीका मतलब ट्रिक से जो है सॉल्व कर रहा था बस। इस क्वेश्चन में ऑप्शन पहले ही दे दिया है, ये है आपके मैक्सम गिलबर्ट का आंसर ऑप्शन। सॉल्व कर सकते हैं, करिए, कोशिश करिए। देखिए नीचे की तरफ अब यहाँ पे 5 प्राइम होगा और ऊपर की तरफ जो है 3 प्राइम होगा। ये दोनों में कॉमन है सी और सी प्लस टी में, तो दिस वुड बी सी। ये सिर्फ ए प्लस जी में है तो दिस वुड बी ए। ये सिर्फ सी प्लस टी में तो टी। ये दोनों में कॉमन है तो जी। ये सिर्फ इसमें है तो टी। अकेले है तो दोनों ए ए। दोनों में कॉमन है तो सी। ये हो जाएगा 3 प्राइम। 5 प्राइम से लेके सी ए टी डी जी टी ए ए, ये ऐसा होगा, राइट। टेम्पलेट आपका कुछ इस तरीके से आएगा। आगे बढ़ा जाए। मैक्सम गिलबर्ट का एक और क्वेश्चन कर लेने के बाद आप लोग बोलेंगे डन और मैं दूंगा ऑप्शन। डन। फाइव टू थ्री, इसमें एंड जो है वो अपोजिट लिखा हुआ है। क्या हो गया भाई, इतना घटिया परफॉर्मेंस। कुछ लोग चीटिंग करके आंसर दे रहे हैं, ये तो समझ में आ गया। देखो दोनों में है तो जी हो जाएगा, 5 प्राइम इन से जी, फिर सी, फिर जी। 5 प्राइम इन से जी सी जी मिलना चाहिए, तो जी सी जी यहाँ पे है, सी सी यहाँ पे है, यहाँ पे जी सी जी नहीं है, 5 प्राइम इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, तो आंसर जो है ये होगा जी सी जी, फिर ए, फिर उसके बाद टी, फिर सी, फिर ए, फिर सी सी। फर्स्ट ऑप्शन। कर क्या रहे हो ब्रो? अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इन्होंने ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें कौन कौन सा फ्रैगमेंट जो है वो बनने वाले हैं, है ना। एक्स एक्स और वाई वाई जो है वो प्राइमर के लिए जगह दिया गया है। अब आपको याद है कि डाई डीऑक्सी जीडीपी यूज किया है, जीडीपी। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कितने फ्रैगमेंट बनेंगे आप मुझे बताइए। ऑप्शन देखिए और इसमें चेक करिए और लेट मी नो। एंड का ध्यान रखे रहेंगे। डन। जो मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई थी, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस करते हुए कई लोगों ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे पास ये सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मैं सिर्फ इसी सीक्वेंस को लिख रहा हूँ, जी सी जी ए टी सी जी। इस सीक्वेंसेस की सिंथेसिस जब भी होगी तो 5 प्राइम इन इधर से होगी, तो एक बार सी होगा एक बार जी होगा, हो सकता है कि डाइऑक्सी जीडीपी यहाँ पे रुक जाए, तो 5 प्राइम सी जी बनेगा। ये ऑप्शंस हो सकते हैं। अभी में एक बार सी जी ए टी, फिर से सी एंड डी यहाँ पे जाकर रुक जाए, तो ये बनेगा सी जी ए टी सी जी 5 प्राइम एंड से, तो ये क्या होगा, एंड बाकी या तो पूरा का पूरा बनेंगे, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो होगा ना कि सेकंड। इतनी छोटा सा क्वेश्चन जो है आप लोगों के क्वेश्चन बनाने में इतना ज्यादा तकलीफ हो सकता है। फिलहाल के लिए जो है इसमें एक आध दो प्रॉब्लम और भी है, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। होप कि आपके लिए आज का सेशन जो है हेल्पफुल रहा होगा। हम मिलेंगे इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए अलविदा चाहते हैं। और आप लोग भी ढेर सारा पढ़ाई लिखाई करें, 5-6 बार अलग अलग सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई करें। और मुझे आज समझ में आया कि लोग इतनी बार नेट क्वालिफाई क्यों करता है, क्योंकि एक आदमी है अमित कुमार निरंजन करके, उनको जो है पद्मश्री के लिए नामांकित किया गया है, क्योंकि उन्होंने 7 सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ क्रैक किया हुआ है और अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो है मास्टर्स किया हुआ है। तो आप भी करिए, अलग अलग मार्क्स नेट जेआरएफ क्रैक करिए, आपको क्या पता कल भी आप भी पद्मश्री आपको मिले। मेरे को पता होता तो मैं भी कर लेता यार, ठीक है ना। वो पता नहीं था इस सब चीज़ों के लिए भी पद्मश्री मिलता है। मैं तो बैठे बैठे बिठाया सारा एग्जाम क्वालिफाई कर लेता, ठीक है, वो भी सिर्फ साइंस का ही नहीं बाकी चीज़ों का, बट ठीक है। अब मैं भी, मेरे दिमाग में आइडिया है कि अपन भी करते हैं। अब दूंगा मैं, अब सीट खराब करूंगा मैं लोगों की, क्रैक करूंगा मैं, उसके बाद दूंगा ही नहीं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। मिली, अब दोनों में होमोलॉजी मिली, तो ये दोनों क्या करेंगे, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। और एक्सचेंज का मतलब है इधर वाला इधर और इधर वाला इधर, तो ये इधर एक्सचेंज होने के लिए आ जाएगा, तो इसमें आपके पास जीन टू बी क्लोन्ड वो जीन आ जाएगा बीच में।
एक टीडीएनए और दूसरे टीडीएनए के बीच में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब एक टीडीएनए का राइट बॉर्डर, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर दूसरे टीडीएनए का लेफ्ट बॉर्डर, इससे पूरा का पूरा सेगमेंट जो है ट्रांसफर हो जाएगा प्लांट में। दैट इज को इंटीग्रेशन। आपने दो वेक्टर को साथ में इंटीग्रेट करा दिया, और जब इंटीग्रेट करा दिया और उसको आपने ट्रांसफेक्ट कराया तो वही आपका को इंटीग्रेशन। बाइनरी और इसमें क्या फर्क था? बाइनरी में आपने विर जीन्स को अलग किया, टीडीएनए को अलग किया, जबकि यहाँ पे आपने क्या किया कि टीआई प्लाज्मिड को डिसआर्म्ड किया था। मतलब डिसआर्म्ड करने का मतलब बाकी एक्सेस पोर्शन जो है वो हटा के आपने एक नॉर्मल पीबीआर 322 में क्या दे दिया था, टीडीएनए, जिससे कि होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन होगा और ये वेक्टर इंसर्ट हो जाएगा आपके टीआई प्लाज्मिड में। और ये प्लाज्मिड बस आप भेज दीजिए, अब इसी से पूरा राइट बॉर्डर से लेकर लेफ्ट बॉर्डर तक जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा प्लांट में, और आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। This is your agrobacterium concept. Thank you so much for watching. We'll see you after 30 minutes for another session.